तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, तो देखना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इन जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन के, एक जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन का, ठीक है। तो सिंपली से ना जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन सिंपली तुम्हारा क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू nc0 इंटू 1, या फिर इसको ऐसे सोचो कि x की पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर 1, nc2 इंटू एक्स पे स्क्वायर, nc3 एक्स पे क्यू, एंड सो ऑन करते करते nc n-1 एक्स पे n-1 प्लस ncn एक्स पे n। तो ये सब है ना तुम्हारा एक इन जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन होता है, ठीक है। मीन्स सब है ना, और ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है ना तभी ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n जो होगा तुम्हारा वो सिंपली क्या हो, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो। एग्जांपल के तौर पर देखना, जैसे अगर मान होता 1 प्लस एक्स का क्यूब होता, मान लो मैं इसका एक्सपांशन चाहिए, इसका एक्सपांशन क्या होगा, वैसे हमें इसका फॉर्मूला पता होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बट मान लो अगर हमें इसको इससे सॉल्व करना होता तो देखो यहाँ पे n के लिए सिंपली क्या होगा 3, तो सिंपली देखना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 3c, एक बार 3c0 लिखो, एक बार 3c1 लिखो, एक बार 3c2, एक बार 3c3, ठीक है। तो 3c0 से स्टार्ट करोगे, 3c0 फिर आएगा 3c1, फिर आएगा 3c2, फिर आएगा कितना 3c3, समझ गए, ncn तक जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली तो इससे आगे जा नहीं सकते कि 3c4 अगर करोगे तो तुमने वैसे भी देख लिया था पिछली क्लास में कि नॉट डिफाइंड होता है, मींस यहां से लेके यहां तक जाना पड़ेगा। अब 3c0 के साथ क्या आएगा, x की पावर 0, 3c1 x की पावर 1, 3c2 x पे 2, 3c3 x पे क्यूब, और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x क्यूब, ठीक है। यहां से 3c2, याद हो मैंने बताया 3c2 मतलब ncn-1, तो ncn-1 भी किस बराबर होता है, n के बराबर होता था, तो ncn-1 ये किस बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 3x का स्क्वायर। 3c1 nc1 बताया था हमेशा क्या होगा, n के बराबर होगा, और nc0 हमेशा किस बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो 1 इंटू 1 तो कितना आएगा 1। ये चला मिस, अब हम लोग समझना 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी हो उसका हमें एक्सपांशन पता होगा। मीन्स अगर मान लो मुझे पता करना होता 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स का एक्सपांशन कितना आएगा, तो बड़ा सिंपल सा 6c0 प्लस 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 6c4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 6c5 एक्स की पावर 5 एंड प्लस 6c6 एक्स की पावर 6। ये सिंपली समझना 1 प्लस एक्स की पावर 6 का एक्सपांशन होता, ठीक है। तो शायद समझ में आ रहा हो कि अब हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी अगर लिखा होता तो उसका हम लोग एक्सपांशन डायरेक्टली बाइनोमियल का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। इतना है। और सुना एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपांशन का मतलब सिंपली ये होता है दो टर्म्स, समझे, ये एक टर्म ये एक टर्म है, दो टर्म्स बाइनोमियल मींस 2, तो 2 टर्म्स का एक्सपांशन। तो ऑब्वियसली ऐसा ना हम लोग खाली 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप के फॉर्म का नहीं, कोई भी इन जनरल a प्लस बी, समझे, कोई भी दो टर्म्स होते उसकी पावर n का एक्सपांशन कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला सिंपली समझना, ये देखना कुछ ऐसा होगा, nc0 a पे n, nc1 a पे n-1 b पे 1, nc2 a पे n-2 b पे 2, एंड सो ऑन करते करते nc n-1 a पे 1 b पे n-1, एंड लास्ट टर्म कितना आता, ncn b पे n, कुछ ही आता। मींस अगर से ना कोई भी रैंडम दो टर्म्स अगर होते और उसकी पावर n का एक्सपांशन करना है तो भी समझना सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये फील आ रहा हो कि ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, इसी का एक सब केस है, सोचो जिसमें a के लिए 1 हो गई और b के लिए x हो गई। देखो a के लिए 1 छापो, nc0 1, a के लिए 1 छापो, nc1 1, और b पे b के x छाप दो तो nc1 x पे 1, वही बन गया। मींस एक्चुअल में ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, इसी का एक सब पार्ट था, ठीक है। मींस बेसिकली तुम्हें ये चीज याद रखनी है, a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन सिंपली क्या होगा, कुछ ऐसा, nc0 a पे n प्लस nc1 a पे दिस एंड सो ऑन। और याद रखना काफी सिंपल है, सिंपली nc0 स्टार्ट करोगे और ncn तक जाओगे,
इनिशियली क्या करोगे, ए की पावर हायर से स्टार्ट करोगे, सॉरी ए की पावर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ए की पावर मैक्सिमम एन जा सकती थी, तो मैक्सिमम ए की पावर एन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए की पावर कम करते जाएंगे और बी की पावर बढ़ाते जाएंगे। तो ए की पावर कम किया, बी की पावर एक बढ़ाया, फिर ए की पावर एक और कम किया, बी की पावर एक और बढ़ाया, तो ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो लास्ट में क्या होगा, बी की पावर एन बच जाएगा अपना। ये चला समझ में आया सबको, ठीक है। मींस अब समझना, अब अगर कोई भी दो टर्म्स की पावर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका एक्सपांशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसा कि मान लो होता कि मुझे मान लो 2x + 3y की पावर 5, इसका एक्सपांशन पता करना था कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, तो सीधा पहला टर्म कितना आएगा 5c0, इस पे पूरी पावर चढ़ा दो तो 2x पे 5 और इस पे 0 आएगा, ठीक है। अगले में कितना आएगा 5c1, अब 2x पे एक पावर कम कर दी तो ये 4 हो गया और इस पे एक पावर बढ़ा दी तो 3y की पावर 1। अगला कितना आता 5c2, 2x पे अब 4 से एक और कम करोगे तो कितना बनेगा 3 और इस पे एक और चढ़ा दो तो ये कितना आ जाएगा 3y पे कितना 2। अगला टर्म कितना आएगा, शायद समझ में आ गया होगा, 5c3, 2x का स्क्वायर 3y का क्यूब, 5c4, ठीक है, 2x इंटू कितना 3y की पावर कितना 4 और लास्ट टर्म कितना आएगा 5c5 इंटू कितना 3y की पावर कितना 5। ये चला मींस अब कोई भी दो टर्म्स हो गए तो उसकी पावर n का हम लोग एक्सपांशन डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखना, तो ये हमने देखा कि एक्सपांशन का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहां से, इसको देखो, चाहो तो तुम 2-3 छोटे-छोटे के लिए तो वेरीफाई कर ही सकते हो। वैसे बेसिकली कैसे बना वो हम लोग जो पीएनसी पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तभी बस इसको याद कर लो कि बाइनोमियल एक्सपांशन का ये कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे आएगा वो जब हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे ना तब आ जाएगा अच्छे से, है ना। अब सर ना थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सर ना समझने के लिए हम लोग, ठीक है, 1 + x की पावर n को ही लेते हैं अभी, है ना। तो जैसे इसका एक्सपांशन कितना था nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते कितना ncn x पे n, इसका एक्सपांशन सोचो कुछ ये था अपना, ठीक है। अब समझना जरा, तो सर इसकी सीरीज है ना कुछ ये थी अपनी। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करें अगर, ठीक है, कि इसका कोई भी जनरल टर्म कितना आएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर हमें इसका कोई भी जनरल समझना, जैसे देखो ये समझ में आ रहा है सब कि ये जो था इसका फर्स्ट टर्म था, ये इसका सेकंड टर्म था इस एक्सपांशन का, ये इस एक्सपांशन का थर्ड टर्म था, ये इस एक्सपांशन का सोचो कौन सा टर्म होगा, तो सोचो इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे। तो सोचो फर्स्ट टर्म में यहां 0 आया, सेकंड टर्म में यहां 1 आया, थर्ड टर्म में यहां 2 आया, तो सोचो अगर यहां पे n आ रहा है मींस पक्का है ये, सोचो इस सीरीज का n+1th टर्म रहा होगा, मींस ये कंफर्म है इसके एक्सपांशन में टोटल टर्म्स जो तुम्हारे होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे n+1 होंगे। ये चला, फर्स्ट टर्म में यहां 0 आया, सेकंड टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, तो यहां पे अगर n आ रहा है तो पक्का ये n+1 टर्म रहा होगा अपना। ये समझ गए, पहली चीज थी। दूसरा समझना, तो अगर मैं सर ना इसका कोई भी जनरल टर्म लिखना चाहूं, इसका अगर मैं मान लो r+1 टर्म या r टर्म लिखने की कोशिश करूं, तो इसका अगर समझना मैं जनरली r+1 की बात करता हूं। अगर मान लेते मैं इसका r+1 टर्म लिखना चाहूं तो इसका r+1 टर्म कैसे लिखेंगे, तो सोचो इसके फर्स्ट टर्म में 0 है, यहां पे सेकंड टर्म में यहां 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो सोचो r+1 टर्म में सोचो मैं कह रहा हूं यहां पे r होगा। ये चला कि फर्स्ट टर्म में 0 था, सेकंड टर्म में 1 था, थर्ड में 2 था, फोर्थ में 3 होगा, तो r+1 टर्म में यहां पे r होगा। इसमें आ रहा है। और सोचो यहां पे 0 था तो यहां पे x की पावर 0 था, यहां पे 1 था तो यहां पे x की पावर 1 था, यहां पे 2 था तो यहां पे x की पावर 2 था, तो अगर यहां पे r होगा तो सोचो यहां पे क्या होगा, x की पावर r होगा। ये समझना, मींस इसका सर ना जो जनरल t(r+1) टर्म समझ गए, वो जो होता वो सिंपली कितना होता है ncr x पे r होगा अपना। ये समझना, ये इसके लिए बात हुई। अगर मैं सिंपली सर ना अगर इसमें बात करूं a + b की पावर n में, तो जरा सोचो इसका एक्सपांशन कैसा था, nc0 a पे n, nc1 a पे n-1 इंटू कितना b पे 1, ठीक है, nc2 a पे n-2 इंटू कितना b पे 2 एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म कितना होता है ncn इंटू कितना b पे n।
तो जरा सोचो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि इसमें भी सोचो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तो तुम्हारे अभी भी तुम्हारे n+1 ही होंगे। देखो क्यों 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया तो n+1 टर्म्स होंगे। और अगर सुना इसका अगर मैं जनरल r+1 टर्म लिखने की कोशिश करूं तो जरा सोचो क्या होगा, पैटर्न देखो। तो देखना वापस से फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, तो r+1 टर्म में पक्का यहां पे कितना आएगा, r आएगा। ये चला, यहां 0 था तो यहां b की पावर 0 था, यहां 1 था तो b की पावर 1 था, यहां 2 था तो b की पावर 2 था। मींस पक्का अगर यहां पे r है तो यहां b की पावर r होगा। और a की अगर बात करें तो देखो 0 था तो यहां पे n-0, 1 था तो n-1, 2 था तो n-2, तो अगर r होगा तो पक्का कितना आएगा, n-r। ये समझ गए? मींस इन जनरल दो टर्म्स के बारे में एक्सपांशन में जो r+1 टर्म आएगा वो तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, और शायद एक चीज समझ में आ रही होगी कि हर एक टर्म में समझना टोटल नेट पावर a और b की मिला के n होनी चाहिए। देखो यहां पे नेट पावर a और b की मिला के n है, यहां पे नेट पावर a और b की मिला के n-1 + 1, यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है। ये चला, मींस एवरी टर्म नेट पावर should be equal to n, should be equal to n। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीज समझ में आई, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखना है इसका यूज, देखें हम लोग इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं इसको। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। जैसे सर ना एक ये वाला एग्जांपल और देख लो, जैसे कि मान लो होता 3 - 2x की पावर 4, मान लो हमें इसका एक्सपांशन करना होता, तो सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो a + b की पावर n का पढ़ा था, वो उस फॉर्मूले में हमारे यहाँ प्लस था। बट अगर सिंपल अगर यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं द 3+ और जो दूसरा टर्म होगा उसको -2x मान लो। समझ गए? तो अभी कुछ कैसा बनेगा, 4c0, फर्स्ट टर्म इस पे पूरे पूरा पहुंच रहा था 3 की पावर 4, अगला टर्म कितना होता 4c1, समझ गए? 3 पे कितना आता 3 और -2x पे कितना आता तुम्हारा 1, समझ गए? अगला टर्म कितना होता 4c2, 3 पे 2 और माइनस का जो 2x था उस पर भी तुम्हारा कितना आता 2 जाता। अगला टर्म होता कितना 4c3, यहां से कितना आता 3 पे क्यूब और यहां से 3 पे 1 और -2x पे ये कितना आता 3, और लास्ट टर्म बनता तुम्हारा 4c4 इंटू कितना माइनस का 2x पे कितना 4। समझ गए? मैं सोचो इसके एक्सपांशन में शायद समझ में आ रहा होगा, ये टर्म प्लस का होता, ये माइनस का, ये -2x का स्क्वायर प्लस का, ये -2x पे क्यूब माइनस का, ये प्लस का। समझ गए? तो इसके एक्सपांशन ना कुछ ऐसे करते हैं। समझ गए? मैं अगर कभी बीच में अगर माइनस आ जाए तो उसको सिंपली इस वाले टर्म के साथ चिपका दो, या इसके साथ भी चिपका सकते, तुम्हारी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो सर ना अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि 1 + x की पावर n, इसका जो सना इस सीरीज का जो जनरल r+1 टर्म होता है ये कितना होता है NCR और कितना x पे r। ठीक है, वैसे इसका याद रखो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादा जनरल रिजल्ट होगा। तो a + b पे n, इसका जो जनरल टर्म होगा TR+1, ये कितना होगा NCR, b पे r और कितना a पे n- का r। ना ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा एक्सपांशन को a के डिक्रीजिंग पावर में खोलेंगे। जैसे ना हमने इसके एक्सपांशन को कैसे खोला था, NC0 a पे n b पे 0, फिर NC1 a पे n-1। ना तुम चाहो तो इसी एक्सपांशन को देखो, ये a + b था तो तुम चाहो तो इसको b + a की पावर n भी तो लिख सकते हो। मींस इसी चीज को अगर तुम सोचो अगर ऐसे भी अगर एक्सपांड करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे लिख दूं मैं इसको, b की पावर n-2 a का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते कितना NCN और कितना a पे n। ना तुम ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हो इसको। ठीक है, और सर पहले जो हमने एक्सपांशन किया था वो क्या किया था हमने, उसमें क्या किया था a की पावर को डिक्रीज कर रहे थे। मींस पहले n था, ठीक है, फिर n-1 था एंड सो ऑन अप टू कहां तक NCN इंटू कितना b की पावर n, ये था। और था सोचने की कोशिश कर, दोनों ही एक्सपांशन सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें समझना b की पावर n के साथ NCN था जिसकी वैल्यू 1 होती है, और यहां पे b की पावर n के साथ NC0 था, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। यहां पे a इंटू b की पावर n-1, इसका कोफिशिएंट NC1 था, इसका कोफिशिएंट मींस इसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है, और इसमें सोचो यहां पे बनता a इंटू b की n-1, उसका कोफिशिएंट कितना होता है NCN-1, और ये हमने देखा था NCR और NCN-R दोनों ही तुम्हारे बराबर होते हैं। समझ गए?
तो एक्चुअली फर्क पड़ता नहीं है कि तुम किसको फर्स्ट टर्म मान रहे हो, किसको सेकेंड टर्म मान के एक्सपांशन को खोल रहे हो। लेकिन इन जनरली जो एनसीईआरटी में से ना यूज किया गया है, उसमें से ना जो दूसरा टर्म है, हम लोग हमेशा उसकी इंक्रीजिंग पावर में खोलते हैं। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर तरीका में यूज करना था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमेशा जो दूसरा टर्म था उसकी इंक्रीजिंग पावर में खोलेंगे। ठीक है, ये समझ में मैं क्या कर रहा हूं? तो बेसिकली इसको एक रूल मान लो, रूल बन के याद कर लो कि इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझना, जैसे अब अगर मान लो क्वेश्चन अगर होता कि इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 15 फाइंड 12th टर्म एंड 8th टर्म। मान लिया था कि इसके एक्सपांशन में बहुत सारे टर्म होंगे, और कितने टर्म्स होंगे हमने अभी देखा था n+1 टर्म्स। क्यों? ये सोचो 15 से 0 से स्टार्ट करोगे और 15 से 15 तक जाओगे, तो सर 0 से 15 जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें? 16 टर्म्स होंगे। तो तुमसे पूछा गया था जो 12th टर्म होगा वो क्या होगा और जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा। अब इसमें से ना देखो, अब अगर मान लो तुम सोचते भाई सर कोई हो सकता है सर इसके इंक्रीजिंग पावर में खोले, कोई हो सकता है इसके डिक्रीजिंग पावर में खोले, तो फिर हम किसको ले? तो जैसे मैंने बताया था रूल क्या अपना हमेशा कि जो भी यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखा होता है हम लोग हमेशा उसकी इंक्रीजिंग पावर में खोलते हैं। समझ गए? तो सर ना अभी हमने देखा था कि r+1 टर्म इसके एक्सपांशन में तुम्हारा कितना आता है? NCR इंटू कितना x पे r। ठीक है, या फिर ज्यादा अच्छा होगा या याद कर लो a पे n-r और कितना b पे r, ये होता अपना। समझ गए? और यहां पे से ना a क्या था 1 था और b क्या था x था, तो ये कितना आ जाएगा NCR 1 पे r और x पे कितना r, ये तुम्हारा r+1 टर्म होगा। अब देखते हैं हमें कौन सा टर्म चाहिए था, हमें चाहिए था 12th टर्म। तो सर 12th टर्म कब आएगा? जब यहां पे मैं r के लिए क्या छापूंगा? 11। तो जो r के लिए 11 छापोगे तभी तो यहां 12 बनेगा, तो T12 मींस 12th टर्म। तो r के लिए हमने क्या छापा यहाँ पे? 11 इंटू कितना? x की पावर 11। तो ये समझना इस सीरीज का 12th टर्म होता। सिमिलरली समझना हमें 8th टर्म चाहिए था, तो r के लिए हमें क्या छापना पड़ेगा? इसके हिसाब से अगर 8 लाना है यहाँ पे तो हमें छापना पड़ेगा कितना? 7। तो यहाँ T8 बनेगा, तो ये तुम्हारा कितना आएगा? NC7 इंटू कितना? x पे कितना? 7। ठीक है, ये समझ सबको? और देखते हैं, मान लो होता इन द एक्सपांशन ऑफ 3y प्लस 2x की पावर 16, जैसे मान लो होता। ठीक है, फाइंड T10 T15 एंड T20। मान लो ये होता कि इसका 15th टर्म 10th टर्म और 20th टर्म बताओ कितना आएगा। वापस से इसका r+1 टर्म, इसका r+1 टर्म कितना होगा? NCR, और n इस केस में कितना है? 16 था, तो 16CR। सर मैंने यहाँ पे n यूज किया बार बार, तुम n की यहाँ पे 15 छाप सकते हो। समझ गए ना? ये 15 था n के लिए, यहाँ 15 यहाँ पे 15। ठीक है, तो सर NCR और n कितना था? 16 था, तो 16CR। ठीक है, ठीक है, इस पे n-r, तो 3y पे कितना? 16 माइनस का r, और जो b था उस पे कितना आएगा तुम्हारा? r, कुछ ही बन जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए था? इसका 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए क्या छापोगे? सिंपली r = 9। तो r = 9 छापोगे तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ कितना बन जाएगा? 16C10 3y पे, यहाँ से कितना बन जाएगा तुम्हारा? 6, और 2x पे ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? 10। समझ गए? ये तुम्हारा ये होता। तो सर ना इसको बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लूँ तो 16C10 3 पे 6 2 पे 10 इंटू कितना? x पे 10 और y पे 6। समझ गए? तो जो 10th टर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली सर ना 15 टर्म बनाने के लिए r के लिए, तो देखो यहाँ 15 का बनाना है तो r के लिए क्या छापोगे? 14। तो यहाँ से कितना है? T15, यहाँ से कितना बनेगा? 16C14 3y पे कितना? 2, और कितना? 2x पे कितना? 14। समझ गए? और शायद समझ में आ रहा होगा T20 ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कि सोचो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितना होते हैं? n+1 में से इसमें टोटल 17 टर्म्स ही हैं, और अगर 17 ही टर्म्स अगर होंगे तो सर 28 टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इनमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखना, मान लो आगे होता अपना, मान लो था 5 माइनस का 3x पे 7 या 17 मान लेते। ठीक है, मान लो इसमें होता फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 15, ठीक है, मान लो ये होता, और एक x की पावर 12 मान लो, चलो ठीक है। मान लो हमें इसमें इन सब x की पावर्स का कोफिशिएंट निकालना था कि कितना आएगा, ठीक है। तो वैसे ना कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट सिंपली से ना x की पावर 7 के आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो सिंपली क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो पहले तो ना इसका मैं r टर्म लिखने की कोशिश करता हूं, तो इसका r प्लस यूनिट टर्म, तो इसका r प्लस यूनिट टर्म कितना आएगा, NCR, समझ गए, ठीक है। यहां पे कितना आएगा, इसकी पावर 17 माइनस का r, और इसकी पावर, और ध्यान देना जब इसकी पावर लिखोगे तो माइनस का 3x यूज करेंगे, और इसकी पावर कितना आएगा r। यहां तक क्लियर है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये कितना जाएगा, 17CR, 5 पे 17 माइनस r, यहां से कितना आएगा, माइनस का 3 पे r, और कितना x पे r, ये आ गया। ये इसका समझना r प्लस 1 टर्म होता। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझना हमें क्या चाहिए था, x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए था, मींस हमें क्या चाहिए था, x की पावर 7 के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो चाहिए था। तो पहले तो ये देखते हैं इसमें x की पावर 7 बनाने के लिए, तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 7 आए, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x की पावर कितना यूज हो रखा है, r यूज रखा है। मींस अगर मैं सोचो इसमें r इक्वल टू सोचो अगर 7 पुट कर दूं, ये जिला 7 क्यों पुट किया, 7 इसलिए पुट किया कि यहाँ पे x की पावर r था, और हमें क्या चाहिए था, x की पावर 7 बनाना था। तो x की पावर 7 बनाने के लिए हमें क्या किया, सिंपली इसमें r इक्वल टू 7 पुट कर दिया। तो r इक्वल टू 7 पुट करोगे तो 8 टर्म बनेगा, इसका जो 8th टर्म होगा वो कितना आएगा, r के लिए 7 पुट किया तो 17C7, 5 पे कितना 10, और माइनस 3 पे कितना 7, और कितना x पे 7, ये बनता। और हमें क्या चाहिए था, मीन्स ये बता रहा है कि इसका जो 8th टर्म था वो उसमें सोचो x की पावर 7 बनता, और उसका जो कोफिशिएंट आता वो ये आता। समझ गए ना, इसका फाइनल आंसर सिंपली इसको अलग से लिख दो, ये चला। तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 17C7, 5 पे 10, और माइनस 3 पे कितना 7, ये आता। सिमिलरली सोचो तुम्हें x की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो x की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहने के लिए पहले तुम्हें x की पावर 15 बनाना पड़ेगा, और x की पावर 15 कब बनेगा, जब r क्या यूज करोगे 15, और वो कौन से टर्म पे आ रहा होगा, वो आ रहा होगा तुम्हारा 16 टर्म में आ रहा होगा, मींस 17C15, ठीक है। 5 पे 17 माइनस 15 2, और माइनस का 3 पे तुम्हारा कितना 15, ये तुम्हारा क्या होता है, x की पावर 15 का कोफिशिएंट होता। ना मैं डायरेक्टली 15 का कोफिशिएंट लिख दे रहा हूं, समझ गए हो कि टर्म कौन सा रहा होगा, ये 16 टर्म रहा होगा, ये चला। सिमिलरली सर अगर तुम्हें x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 12 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो r सिंपली क्या यूज करोगे 12, तो r 12 यूज करते, तो कोफिशिएंट कितना आता 17C12, 5 पे 5, और माइनस का 3 पे कितना 12, ये इसका कोफिशिएंट आया था, ठीक है। तो उम्मीद है ये आ गया होगा समझ में, तरीका समझ गए ना, कि हमें सिंपली जिसका भी कोफिशिएंट चाहिए था तो हमने यहाँ पे देखा x की पावर r यूज हो रहा था, और अगर x की पावर अगर r यूज हो रहा है तो हमें x की पावर 7 बनाना था, 15 बनाना था, 12 बनाना था, तो सीधे r के लिए वो सब छापते चले गए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, और देखो, ठीक है। जैसा कि मान लो होता 2y स्क्वायर माइनस 3x क्यूब की पावर 18, मान लो होता, ठीक है। मान लो था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मान लो होता x की पावर 10, x की पावर 15, y की पावर 16, y की पावर 13, ठीक है, x पे 12, ठीक है, और y पे 14 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो मैं इन सब के कोफिशिएंट पता करने होते इसमें कितने आएंगे, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप सिंपली क्या होगा, इसका r प्लस यूनिट टर्म लिखते हैं। तो इसका सोचो r प्लस यूनिट टर्म कैसा आता, NCR, और n इसके इसमें क्या है 18, तो 18CR, जो पहला टर्म था 2y स्क्वायर, इस पे कितना आएगा 18 माइनस का r, और जो दूसरा टर्म था माइनस का 3x क्यूब, इस पे तुम्हारा कितना आएगा, सुनिए इस पे आएगा r, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना बन जाएगा 18CR, ठीक है। मैं कोफिशिएंट्स को अलग कर ले रहा हूं, तो 2 की पावर 18 माइनस r, यहां से कोफिशिएंट कितना आएगा माइनस 3 की पावर कितना r, और बचेगा कितना y की पावर
2 इंटू 18 माइनस आर मीन्स कितना बनेगा 36 माइनस का कितना 2r, और यहां से ना x क्यूब पे r मीन्स यहां से कितना बन जाएगा x पे तुम्हारा कितना 3r। इतना आगे सब कुछ में अब सर ना इसके बाद अब देखते हैं हमें क्या चाहिए था। तो पहला हमें क्या चाहिए, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 मीन्स हमें से ना x की पावर 10 बनाना है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है x की पावर 3r था। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे 10 कब बनेगा। तो यहाँ पे से जो 10 बनाने के लिए पहले केस में अगर हमें समझ क्या चाहिए x की पावर 10 का क्वेश्चन चाहिए था, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो तुम्हारा 3r था इसको 10 से इक्वेट करोगे। बट यहां से अगर हमने इसको इक्वेट किया तो ये समझना कैसे बनेगा, r के लिए आएगी 10/3, तो 4 के लिए आएगी। बट सर ये थोड़ी कोई टर्म होता है, जैसे मैंने पूछा ये कौन सा टर्म होगा, तो t 10/3 + 1, तो ये t 13/3 टर्म है। मीन्स एक्चुअल में ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। मीन्स एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि इसके एक्सपांशन में कभी भी तुम्हें x की पावर 10 मिलेगा ही नहीं। ये चला r इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि मतलब यहां पे तुम कुछ भी r छापते रहो कभी भी x की पावर 10 नहीं मिल सकता, तो ऑब्वियस है तुम r इंटीजर ही छापोगे। r सिंपली से r बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते चले आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ टर्म्स आ नहीं सकते थे, समझ गए। मींस अगर यहाँ पे r के लिए अगर इंटीजर अगर नहीं आई है तो वो सिंपली ये बता रहा है कि इसका एक्सपांशन जब तुम करोगे तो उसमें कभी भी तुम्हारा समझना x की पावर 10 बनेगा ही नहीं, समझ गए। और सुना अगर कभी x की पावर 10 अगर बना ही नहीं, तो मान लो अगर x की पावर 10 बना भी होता तो उसका जो कोएफिशिएंट था वो 0 रहा होगा। सोचो इसमें एक्चुअल में कभी x की पावर 10 बना ही नहीं, या मान लो x की पावर 10 बना भी है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग 0 कह देते हैं। ये चला 0 क्यों का, कायदे से सोचा x की पावर 10 बना ही नहीं कभी, लेकिन चूंकि कोएफिशिएंट बताना था तो मान लेते कोएफिशिएंट होता 0 उसका, तो भी तो नहीं बनेगा। ये समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। अगला हमें चाहिए था x की पावर 15 का कोएफिशिएंट। तो x की पावर 15 का कोएफिशिएंट चाहिए तो हमें यहाँ पे x की पावर 15 बनाना था, और सोचो अगर हमें यहाँ पे x की पावर 15 अगर बनाना है मीन्स 3r के लिए 15 होनी पड़ेगी, मीन्स r के लिए तुम्हारी कितनी यूज करनी पड़ेगी 5। मीन्स जो तुम्हारा सन r के लिए 5 रखते तो r के लिए 5 रखते तो कितना 6 टर्म बनता, तो जो 6th टर्म होगा वो कितना बनेगा 18c5। r के लिए 5 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से कितना बनेगा 2 की पावर कितना 13, यहां पे कितना आएगा -3 की पावर कितना 5, ठीक है। और यहां पे ऑब्वियसली कितना बनेगा x की 15 बनेगा, और यहां पे 5 अगर यूज करोगे तो यहां से कितना बन जाएगा 10, तो यहां से कितना बनेगा y पे कितना 26। मीन्स x की पावर 15 के आगे जो जो लिखा है ये सिंपली क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा -18c5, 2 पे 13, 3 पे 5 इंटू y पे 26। ध्यान देना चूंकि इसका कोएफिशिएंट पूछा गया था, इसके आगे जो भी है सिंपली वो कोएफिशिएंट है, इवन y भी जो था वो भी इसका कोएफिशिएंट में ही कहलाएगा। ये चला मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगला पार्ट क्या था, हमें y की पावर 16 का कोएफिशिएंट पता करना था, क्या होगा। तो y की पावर 16 का कोएफिशिएंट पता करने के लिए मींस अब हमें क्या चाहिए, y की पावर 16 बनाना है। मींस यहां पे से ना y की पावर 16 बनाना था, तो 16 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है y के ऊपर कितना 36 माइनस से कितना 2r, इसको हमें कितना बनाना था 16, तो यहां से कितना बनेगा 16 20, तो r के लिए कितनी आ जाएगी 10। मीन्स समझना r के लिए 10 छापो इसमें, तो r के लिए 10 छापोगे तो यहां कितना बनेगा 11th टर्म। मीन्स जो 11th टर्म होगा उसमें समझना y की पावर 16 आ रहा होगा, और वो बनेगा कितना, सीधा r के लिए 10 छाप दो, तो r के लिए 10 इसमें छाप दो, तो 18c10, 2 पे 8 -3 पे 10 मीन्स 3 पे 10, और यहां तो बनेगा कितना y की पावर कितना 16, ये बन जाता, और यहां पे कितना r के लिए 10 छाप देते, यहां पे कितना होता है x की पावर 30, ये चला 16, समझ गए। तो समझना y की 16 का जो कोएफिशिएंट होता वो सिंपली कितना आता, इतना पार्ट आया था, ठीक है। अगला सर y की पावर 13 का कोएफिशिएंट। तो y की पावर 13 का कोएफिशिएंट बनाने के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे, y की जो यहाँ पे पावर थी कितनी थी 36 माइनस का 2r, इसको हम लोग देखेंगे कि किस r की वैल्यू के लिए ये 13 बना रहा है, और इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना बनेगा 23/2। वापस से r इंटीजर नहीं आया, और अगर r इंटीजर नहीं आया मीन्स इस एक्सपांशन में कभी भी मुझे सोचो y की पावर 13 वाला टर्म मिलेगा ही नहीं, और जो सोचो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात थी, मिलना भी नहीं था। जरा सो डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो कि इसके एक्सपांशन में मुझे हमेशा x की जो पावर मिलेगी वो 3 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि इसका एक्सपांशन कैसे करते, 18c0 इस पे 18, अगले में इस पे 17 इस पे 1, अगले में इस पे 16 इस पे 2, अगले में इस पे 15 इस पे 3,
तो सोचो हमेशा क्या हो रहा है, इस पे कुछ पावर जा रही है और इस पे कुछ पावर जा रही है, और सो यहां पे 3 बैठा हुआ था पहले से ही। मैं सोचो जो भी पावर बनेगी हमेशा x में 3 का मल्टीपल ही बनेगा। सोचो इसकी पावर 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 3 चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, हमेशा 3 का मल्टीपल ही बनेगा। इस पे तुम कुछ ही पावर चढ़ाओगे तो सोचो वो हमेशा 2 का मल्टीपल ही बनेगा। मींस y की मुझे हमेशा इवन पावर्स ही मिलेंगी और यहाँ पे x की हमेशा 3 के मल्टीपल में ही पावर्स मिलेंगी। तो जो भी इसमें नहीं है वो पक्का नहीं मिलेंगे। जैसे सोचो x की पावर 10 3 का मल्टीपल नहीं था, पक्का एग्जिस्ट नहीं करना था। y की पावर 13 इवन नहीं था, ये भी एग्जिस्ट नहीं करना था। तो इस केस में भी हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो सीधा कितना होगा, 0 होगा। ये चला, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट क्या था, x की पावर 12 y की पावर 14, इसका कोएफिशिएंट चाहिए था। तो x की पावर 12 y की पावर 14, तो सुना x कितना था यहाँ पे 3r। तो सोचो मुझे 3r को बेसिकली क्या बनाना था, 12 बनाना था। तो 3r को 12 बनाना था, मींस r के लिए मैं कितना यूज करता, 4। समझ गए। लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो r के लिए मैंने 4 यूज किया है उसके लिए ना y की पावर 14 भी आना चाहिए। बट सर अगर मैं r के लिए यहाँ 4 यूज करता तो देखो y की पावर कितना आ रहा है, 36 माइनस का कितना 2r, ये था। और अगर मैं यहाँ पे r के लिए अगर 4 यूज करता तो यहाँ पे ना y की पावर जो बनता वो कितना बनता, 28 बनता। बट यहाँ पे सिर्फ 14 था। मीन्स ये तो बिल्कुल सही, यहाँ पे x की पावर, इसके एक्सपांशन में x की पावर 12 वाला टर्म पक्का मिलेगा। बट उसके साथ साथ जो y की जो पावर आएगी वो तुम्हारी 28 आएगी, वो 14 नहीं आएगी। मींस x की पावर 12 इंटू y की पावर 14 ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ x की पावर 12 इंटू y की पावर 28 ऐसा टर्म बिल्कुल एग्जिस्ट करता, बट ये वाला नहीं करेगा। और सोचो होना भी नहीं चाहिए था, इसको मैं लिख लूं x की पावर 3 की पावर 4 और इसको मैं लिख लूं y की पावर 2 की पावर 7। तो देखो यहाँ पे नेट पावर कितनी है, 4 और प्लस 7 11, और यहाँ पे नेट पावर n कितना था, 18। और याद है मैंने बताया था कि हर एक टर्म में जो नेट पावर जो होती है वो हमेशा n के बराबर होती है। बट यहाँ पे सर जो नेट पावर थी वो तुम्हारी 11 थी, बट यहाँ पे 18 था। मींस पक्का था इस टर्म को एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए था। तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा ये भी तुम्हारा कितना आएगा, 0। ठीक है, इजीली क्या होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो आगे देखना। हाँ देखना, जैसे अलग क्वेश्चन देखना, तुम लोगों को नहीं करना, अभी देख लो। जैसे मान लो होता 2x² माइनस 3x³ की पावर 15, ये था। अब इसके एक्सपांशन में हमें मान लो फाइंड करना था पहला कोएफिशिएंट ऑफ ऑल दीज पावर्स ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका r प्लस 1 टर्म लिख लेता हूँ। तो इसका सर r प्लस 1 टर्म वो कितना आएगा अपना, NCR, और इसके इसमें तुम्हारा कितना था, 15CR। ठीक है, इस पे कितना n माइनस आर, मीन्स 2/x² पे कितना 15 माइनस का r। ठीक है, और इस पे कितना माइनस का 3x³, तो माइनस का 3x³, इस पे कितना आएगा r। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये कितना बनेगा 15CR, 2 पे 15 माइनस का r और माइनस का 3 पे कितना r। और x की अगर मैं नेट पावर चेक करूं तो यहाँ पे कितना था, x की पावर 3r, और यहाँ पे कितना था, x की पावर x² की पावर, सॉरी x² की पावर कितना 15 माइनस का r, कुछ ही बनता। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता तो कितना जाएगा 3r माइनस 15 माइनस r, मीन्स ये r और r जुड़ जाएंगे, मीन्स कितना बनेगा 4r माइनस का 15, सॉरी 30 बनेगा, सॉरी 30 बनेगा। तो 5r माइनस से कितना 30, 5r माइनस का कितना 30, ये बन जाएगा। समझ गए। तो ये सर ना इसका r प्लस 1 टर्म बनता। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। अब सर हमें क्या क्या चाहिए था, पहले हमें चाहिए था x की पावर -10 का कोएफिशिएंट। मींस हमें सर ने क्या बनाना था, x की पावर यहाँ पे माइनस का 10 बनाना था। और माइनस का 10 अगर बनाना था तो देखो पहले में कितना आएगा, x की पावर -10, मींस हमें क्या चाहिए 5r माइनस का 10, 5r माइनस का 30, इसको कितना बनाना था माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 20, तो r कितना आ जाएगा तुम्हारा 4। तो सर ना पहले केस में r के लिए हमें क्या पुट करनी पड़ेगी 4। मीन्स सर ना x की पावर -10 जो हमें मिलता वो इस एक्सपांशन में कब मिलता, जब r के लिए 4 यूज करते। और r के लिए अगर 4 यूज करोगे मीन्स टर्म कौन सा रहा होगा, 5th टर्म रहा होगा। मीन्स इसके एक्सपांशन का जो 5th टर्म होगा उसमें हमें समझना x की पावर 4 मिलेगा, सॉरी x की पावर -10 मिलेगा। समझ गए। और ये बनेगा कितना अपना कोएफिशिएंट कितना आएगा 15c, r के लिए कितना यूज कर रहे हैं 4। ठीक है, यहां से कितना आएगा 2 की पावर कितना 11, यहां से कितना आएगा 3 की पावर कितना 4। ठीक है, और यहां से तो बनेगा x के 4, सॉरी x के -10, सर तो x के -10 का ऑप्शन कितना आ गया, कुछ ही आ गया।
ठीक है। अगले केस में x की पावर 12, तो x की पावर 12 अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस से सेम चीज 5r माइनस का 30, इसको हमें क्या बनाता, 12 बनाता, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो r कितना आ जाएगा 42 बाय कितना 5, समझ गए। मीन्स ये कितना आ गया तुम्हारा 8.4, जो कि इंटीजर नहीं आया, और अगर इंटीजर नहीं आया मीन्स पक्का ऐसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें x की पावर 12 हमें मिल रहा होगा। तो सीधा हम लोग इस केस में क्या कहते हैं, इसका जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा 0, समझ गए। इसका आंसर कितना आएगा 0। और सोचो सही बात भी है, या सोचो मैं डायरेक्टली इसी को देख के कह सकता हूं, देखो r के लिए हम लोग क्या करेंगे, r के लिए 1 2 3 4 यही तो छापेंगे, और r के लिए तुम अगर ये सब अगर छापोगे तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, और r के लिए अगर तुम इंटीजर छापोगे मीन्स ये कंफर्म है जो भी बनेगा हमेशा 5 का मल्टीपल ही बनेगा। मीन्स हमें इसके एक्सपांशन में जितनी भी पावर्स मिलेंगी सबके सब x की पावर 5 के मल्टीपल ही होंगे, और ध्यान देना वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, जैसे माइनस का 10 मिला था ये भी 5 का मल्टीपल था, ये चला। मीन्स जितने भी नॉन 5 के मल्टीपल होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मीन्स पक्का है इसका कोएफिशिएंट 0 आएगा, और इसका सोचो ये भी 5 का मल्टीपल नहीं था तो इसका भी कोएफिशिएंट पक्का 0 आएगा, और पक्का इन सब के कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएंगे क्योंकि ये सबके सब क्या थे 5 के मल्टीपल थे, ये चला। देखते हैं तो अगला कितना था x की पावर 25, तो x की पावर 25 बनाने के लिए अब क्या करेंगे 5r, समझ गए ना, 25 की बात कर रहे हैं हम लोग x की पावर 25 की, तो ये कितना आएगा 5r माइनस से कितना 30, दिस इज इक्वल टू कितना 25, तो ये कितना 55, तो r के लिए कितनी आएगी 11, तो टर्म कौन सा बनेगा 12, और कोएफिशिएंट कितना आएगा r के लिए 11 छाप दो यहां सीधा, तो 15c11, ठीक है। यहां से कितना आएगा 2 की पावर 4, और यहां पे कितना आएगा माइनस का 3 की पावर 11, तो जो कोएफिशिएंट आएगा वो कुछ ही आता, समझ गए, जो कोएफिशिएंट होगा वो ये होगा, ठीक है। अगला कितना था x की पावर 50, तो x की पावर 50 के लिए ध्यान देना, x की पावर 50 के लिए देखना तो कितना बनेगा, वापस से 5r माइनस से कितना 30, 5r माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना 50, ये था अपना, तो यहां से कितना आ जाएगा 80 बाय 5, तो r कितना आ जाएगा तुम्हारा 16, कुछ ही आता, और r से वरना 16 अगर आएगा तो यहां पे क्या रखते, सोचो 15c 16 रखते, और जरा ये फील करो ये जो चीज थी वो n से बड़ी हो गई, और याद करो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एनसीआर को डिफाइन होने के लिए हमेशा क्या होना पड़ता है, n को r से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, बट इस केस में r अगर बड़ा हो गया मिस पक्का है सोचो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और सोचो सही बात भी है, ध्यान देना, ये समय मैंने क्या करा, यहां पे r के लिए 16 आई, मीन्स इसका समय जो 17th टर्म होता उसमें सोचो x स्क्वायर 50 आता, ये चला। लेकिन ये फील करो यहां पे 15 था तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे वो तो वैसे ही 16 थे, मीन्स एक्चुअल में इसमें 17 टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर 17 टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो समझ गए हमें x की पावर 50 कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका भी आंसर तुम्हारा कितना आएगा 0, ये समझ गए ना। वैसे ही तुम डायरेक्टली 15 से 16 लिखते, और 15 से 16 लिखोगे तो वहीं पे गलत हो जाएगा अपना, ये चला, समझ गए। और सोचो ये तुम डायरेक्टली सोच सकते थे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम पावर कितनी जाएगी, तो जो मैक्सिमम पावर तब जाती जब सोचो x की पावर 3 पे 15 चढ़ाते, तो जो इसका एक्सपांशन करोगे तो मैक्सिमम पावर कम मिलेगा, जब सोचो इस पे 15 चढ़ाते और इस पे अगर 15 चढ़ाओगे तो सोचो जो मैक्सिमम पावर जाएगी x की वो कितनी जाएगी 45, और सोचो मिनिमम पावर कब जाती जब तुम इस पे पूरा का पूरा 15 चढ़ाते, सोचो 15 से 0 इस पे 15, तो इस पे 15 चढ़ाते तो सोचो ये कितना बनता 2/x² 30 टाइप का कुछ बनता, 2/x² की पावर 15 टाइप का बनता, मीन्स वो 1/x की पावर 30 बनता, मीन्स जो मिनिमम पावर आती वो तुम्हारी कितनी आती है x की पावर -30 आता, मीन्स पक्का है इसमें जो पावर्स मिलेंगी वो x की पावर -30 से लेके x² 45 इंक्लूडिंग दिस ये सब मिलेंगे, और सारे 5 के मल्टीपल वाले, मीन्स -30 मिलेगा, -25 मिलेगा, -20 मिलेगा, एंड सो ऑन करते करते 15 20 25 30 35 40 45 तक मिलेगा, ना इसके आगे के मिलेंगे ना इसके पीछे के मिलेंगे, समझ लिया। इसलिए ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, या सीधा कहते जो कोएफिशिएंट होगा तुम्हारा कितना होगा 0, ये इसलिए हमारा x के -15 पक्का मिलता, समझ गए, और -15 पक्का मिलता तो कोएफिशिएंट आएगा कितना, तो ये देखने के लिए वापस से 5r माइनस का 30, तो 5r माइनस का 30 इसको क्या पुट करते माइनस का 15 पुट करते, तो यहां से r तुम्हारा कितना आ जाएगा 3, और r 3 से पुट कर दो 15c3, ठीक है, r के लिए 3 पुट कर दो, तो 2 की पावर कितना 12, और 3 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 3, तो ये तुम्हारा किसका कोएफिशिएंट आता, x की पावर -15 का कोएफिशिएंट आता,
ये समझ में आ रहा सबको? ठीक है, ये क्लियर होगा। अगला सवाल था अपना फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब सिंपली समझना क्या है, ये सिंपली ये पूछना चाहता है वो कौन सा टर्म होगा जो एक्स से इंडिपेंडेंट आएगा। ये समझ आ रहा है कि सर इसमें तुम अगर एक्सपांशन करते तो क्या करते, 15 से 0, इस पे 15, इस पे 0, उसमें से जो एक्स का टर्म आया, अगला टर्म कितना था 15 से 1, इस पे 14 और इस पे सोचो 1, उसमें भी हो सकता है एक्स का टर्म आता। तो क्या ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करेगा जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो? और एक्स से इंडिपेंडेंट हो तो शायद समझ में आ रहा होगा, मींस सिंपली क्या, मींस एक्स की नेट पावर तुम्हारी कितनी हो, 0 हो, और एक्स की नेट पावर 0 हो, मींस 5r माइनस से कितना 30, दिस इज इक्वल टू 0, मींस r इज इक्वल टू कितना 6। लेकिन उससे पूछा था वो कौन सा टर्म था जो एक्स से इंडिपेंडेंट था। तो r जब 6 यूज करोगे तो सना जो टर्म बनेगा वो 7th टर्म बनेगा, मींस जो 7th टर्म है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी गलती करता है, ये टर्म हमेशा एक ज्यादा आता है, आर की जो भी वैल्यू आती है ध्यान देना टर्म हमेशा उससे एक ज्यादा आता है। ठीक है, ये गलती अमूमन काफी लोग करते हैं, समझ गए? तो इसका जो 7th टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। ठीक है, चलो अगला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देख ही रहे थे तुम्हारे कितने आएंगे, 16। ठीक है, किससे आया 16 कैसे आए? चलो, तो इनमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखना, तो ये सब ना जो अभी तक हमने देखा वो सबसे कॉमन तरीका था करने का, कोएफिशिएंट वगैरह निकालने का। ठीक है, अब देखना बेसिकली जो मेथड मैं यूज करूंगा कोएफिशिएंट्स वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि सर ना आगे जैसे हम बढ़ेंगे कई बार हमें बहुत सारे कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे, तो काफी जल्दी जल्दी कोएफिशिएंट्स निकालना आना चाहिए। तो उसके सर ना मैं बेसिकली क्या यूज करता हूँ, तो सर ना मैं बेसिकली एक छोटा सा बस एक रिजल्ट याद रखता हूँ, जैसे a प्लस बी पे n है। ठीक है, तो इसमें सिंपली समझना इस पे जो r होता है, समझना b पे जो r होता है उस पे जो कोएफिशिएंट आता है सीधा वो NCR आएगा, और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर b पे r होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, n माइनस r आएगा। तो सिंपली मैं ये याद रखूँ कि अगर मुझे b पे अगर r चाहिए तो मुझे यहाँ पे NCR बनाना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि अगर तुम्हें सेकेंड टर्म पे अगर r चाहिए तो सिंपली तुम्हें यहाँ पे NCR चाहिए होगा। ठीक है, देखना मिस जैसे ना अगर मान लो ये होता 1 प्लस एक्स पे कितना 18, अब मान लो मुझे चाहिए होता x की पावर 15 का कोएफिशिएंट बता करना होता है कि x का 15 का कोएफिशिएंट कितना आएगा इसके एक्सपांशन में। तो सिंपली सोचो मुझे क्या चाहिए, इस पे 50, देखो अगर मुझे x की पावर 15 बनाना है तो सिंपली ये सोचो जो दूसरा टर्म था उस पर मुझे कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो सर अगर मुझे x की पावर अगर 15 बनाना है तो सर जो दूसरा टर्म था उस पर मुझे 15 पावर चढ़ानी पड़ेगी, और जो पावर तुम्हें चढ़ानी पड़ रही है सीधा 15 पावर चढ़ानी पड़ रही है, तो सीधा इसका क्वेश्चन कितना आएगा 18c15। पिछला, और ऑब्वियसली अगर तुमने यहां 15 अगर यूज कर लिया तो इस पे 3 यूज करोगे, इस पे 15 यूज करोगे, तो सीधा इसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा 18c15 आ जाएगा। पिछला, और देखो जैसे अगर मान लो होता 2 प्लस का 3x² की पावर कितना 17, जैसे मान लो ये होता। ठीक है, और मान लो तुम्हें चाहिए होता कि तुम्हें x की पावर 14 बनाना है, तो सिंपली ये सोचो इस टर्म पे तुम्हें कितनी पावर चढ़ानी है ताकि x की पावर 14 मिल जाए। तो सोचो इस पे तुम्हें सोचो 7 पावर चढ़ानी पड़ेगी। सोचो इस पे अगर तुम्हें x की पावर 14 अगर लाना है तो सोचो इस पे तुम्हें 7 पावर चढ़ानी पड़ेगी, और इस पे सिंपली जो भी पावर चढ़ानी पड़ रही है सीधा 17c जो पावर चढ़ानी पड़ रही है सीधा वो आएगा। और एक बार तुमने यहां 7 यूज कर लिया, मींस पक्का यहां पे इस पे 10 यूज करोगे, इस पे 7 यूज करोगे, और इस पे अगर 10 यूज करोगे तो ये 2 पे 10 आएगा, और इस पे 7 यूज करोगे तो समय एक 3 पे 7 भी आएगा। सर इस पूरे पे 7 जाता ना तो एक 3 पे 7 भी आता, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली होगा। थोड़ा बताया, जैसे अगर मान लो मुझे चाहिए होता x की पावर, मान लो मुझे चाहिए होता 10, इसका क्वेश्चन कितना आएगा। तो सिंपली सोचो अगर मुझे x की पावर 10 अगर बनाना है तो सोचो इस पे तुम्हें कितनी पावर चढ़ानी पड़ती, तो इस पे सोचो तुम्हें 5 पावर चढ़ानी पड़ेगी, और जो भी पावर चढ़ानी पड़ रही है सीधा 17c5 ये आएगा, और इस पे 5 चढ़ा रहे हो तो समझ गए, तो यहां पे कितना 12 जाएगा, तो 2 पे 12 और 3 पे कितना 5 इचला। ठीक है, और देखो जैसे कि मान लो होता 7y² माइनस का 6x³ इसकी पावर मान लो होता 20 होता, और मान लो मैं चाहिए होता y पे कितना, y पे मान लो अगर मुझे चाहिए होता 16,
ठीक है, मुझे y पे 16 का जो कोएफिशिएंट होता वो चाहिए होता, तो y पे 16 पे तुम्हें चाहिए होता तो सिंपली ये सोचो, देखो तुम्हें y पे 16 चाहिए, तो y पे अगर तुम्हें 16 चाहिए होगा, ठीक है, तो जरा ये फील करो कि इस पे देखो y पे 16 मींस तुम बस ये सोचो कि यहाँ पे तुम्हें इस पे कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी ताकि तुम y पे 16 ले आओ, तो तुम्हें अगर y पे 16 अगर चाहिए होगा तो सोचो इस पे तुम्हें पावर 8 चढ़ानी पड़ेगी, और इस पे अगर पावर 8 अगर चढ़ानी पड़ रही है मींस पक्का इस पे 12 जाएगा, और इस पे सिंपली जो भी पावर जाता है सीधा 20C12 यूज कर लो, 20C12, समझ गए, जो भी पावर हम इस पे चढ़ाते हैं सीधा 20C वही लिख दिया करो। वैसे अगर तुम सर यहाँ पे सीधा 8 भी लिखते हो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 20C12 और 20C8 दोनों बराबर है, और सोचो इस पे 12 जा रहा है, इस पे 8 जा रहा है, तो इस पे 8 मींस कितना 7 पे 8, और इस पे 12 मींस ध्यान देना -6 पे 12, ये चला, तो ये इसका कोएफिशिएंट होता है। आया समझ में? मान लो अगर मुझे चाहिए होता x की पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए होता, तो x की पावर 18 सोचो बनाने के लिए तुम्हें इस पे कितना चढ़ाना पड़ता 6, और इस पे 6 चढ़ाते तो जो भी पावर चढ़ा रहे हो सीधा 20C6 वो लिख लो, और इस पे 6 इस पे 14 तो कितना आएगा 7 पे 14, और कितना -6 पे कितना 6, ये इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये चला क्योंकि कई बार आएगा करने को, ठीक है, तो बार बार हमें इसका यूज करना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ना अभी तक सर ना जितने भी क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे, क्यों? क्योंकि उसमें हर बार मुझे या तो इस पे कुछ पावर चढ़ा के देखना था या इस पे कुछ देखना था चढ़ा के, ये तो काफी इजी था। लेकिन सोचो अगर मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 1/x प्लस 2x, मान लो सिंपल सा ही होता, इसकी पावर अगर मान लो 20 और मान लो अब मुझे इसमें चाहिए था x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए था, कितना आएगा? तो इस बार सुनो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि यार मुझे x की पावर 8 अगर चाहिए तो सीधा इस पे 8 चढ़ा दो, कि तुम अगर सोचो इस पे अगर 8 चढ़ाओगे तो बचे 12 इस पे जाएंगे, तो इस पे 8 चढ़ाओगे तो x की 8 तो बन गया, बट इस पे जो बचा हुआ 12 गया वो 1/x12 बनेगा, मींस जो उस टर्म में सोचो जो नेट पावर बनेगी वो x³ -4 बनेगा। ये चला अभी तक सुना ये दिक्कत नहीं आ रही थी कि सुना हमेशा देखो जैसे मुझे x की पावर चाहिए थी, यहाँ पे अकेला x था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे x था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे मुझे y की पावर चाहिए थी तो यहाँ y था, यहाँ पे y नहीं था, और x की पावर कुछ चाहिए थी, बस तो मुझे खैर यही सोचना था कि यहाँ पे कितना चढ़ाऊं मैं। लेकिन इस बार दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, इनको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट टर्म्स, समझ गए, दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ये दोनों के दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट टर्म्स थे, ये y पे डिपेंडेंट था, ये x पे डिपेंडेंट था, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट थे, समझ गए। मींस अगर इंडिपेंडेंट टर्म्स अगर होंगे तो हम झटके में कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे में आ गए तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखना कैसे, जैसे अब सुनो मुझे इसमें x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए था, तो इसमें x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इस बार देखो ये तरीका तो यूज नहीं कर पाएंगे, ये समझ गए ना। लेकिन इसमें सर दूसरी जुगाड़ ये है, क्यों ना मैं इसमें एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम अगर लोगे तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 + 2x² की पावर 20, और नीचे कितना था x की पावर कितना 20, ये चला। और अब सोचो हमें बेसिकली क्या चाहिए, इसी एक्सपांशन में तो x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए था, और सोचो इस एक्सपांशन में अगर मुझे x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए तो जरा ये फील करो कि सोचो इसके एक्सपांशन में मुझे x की पावर 28 का कोएफिशिएंट चाहिए। जरा फील करो इस पूरे एक्सपांशन में x की पावर 8 कब बनेगा, सोचो इसका एक्सपांशन, सोचो ये जो बाइनोमियल देखो ये एक बाइनोमियल बन गया जिसमें ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म्स है, इसकी पावर 20 का, इसका एक्सपांशन करते और जितने भी टर्म्स होते सोचो सबको x की पावर 20 से तुम डिवाइड देते, तो सोचो वही टर्म तो मुझे चाहिए था जो फाइनली यहां पे x की पावर 8 बनाएगा, और वो x की पावर 8 कब बनता, जब यहां पे इस वाले टर्म के एक्सपांशन में, सोचो इस वाले बाइनोमियल एक्सपांशन में जो x की पावर 28 बनता उसमें x की पावर 20 का तुम डिवाइड देते तो ऑटोमेटिकली x की पावर 8 बनेगा। फिर ये चला, मींस इस बाइनोमियल एक्सपांशन में जो x की पावर 28 का कोएफिशिएंट आता वही सोचो इस बाइनोमियल एक्सपांशन में x की पावर 8 का कोएफिशिएंट आएगा, जैसे जो 28 बनाएगा उसमें 20 से डिवाइड दे दोगे तो x की 8 बन जाएगा। मींस हमें बेसिकली और कुछ नहीं, बस ये पता करना था कि इस बाइनोमियल एक्सपांशन में x की पावर 28 का कोएफिशिएंट कितना था, और जरा सोचो अगर तुम्हें x की पावर अगर 28 बनाना है मींस इस टर्म पे कितनी पावर चढ़ानी है 14, और जो पावर चढ़ाते हैं सीधा 20C14 वो यूज कर लो, और इस पे 14 गया तो इस पे 6 जाएगा, तो 1 पे 6 और 2 पे 14, ये इसका आंसर होता। आया समझ में मैंने क्या करा, जैसे कि मान लो इसी एक्सपांशन में मान लो अगर हमसे पूछा होता x की पावर 16 या फिर 14 का कोएफिशिएंट कितना आता, तो सोचो इस एक्सपांशन में हमें x की पावर 14 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो सोचो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
अब जरा सोचो इसमें एक्स स्क्वायर 14 कब बनेगा, तो सोचो इस एक्सपांशन के हर एक टर्म को तुम एक्स स्क्वायर 20 से डिवाइड दे रहे हो, तो 20 से डिवाइड देने के बाद तुम्हें एक्स स्क्वायर 14 बचा के रखना है, मीन्स 20 तो काटना ही काटना है, 14 और देना है, मीन्स ऊपर सोचो तुम्हें बेसिकली एक्स की पावर 34 बनाना पड़ेगा। सोचो ऊपर इस वाली सीरीज में जब एक्स की पावर 34 बनेगा, उसको सोचो जब तुम एक्स को 20 से डिवाइड दोगे तो ऑटोमेटिकली एक्स का 14 बन जाएगा। मीन्स ऊपर वाला जो बाइनोमियल एक्सपांशन था इसमें सोचो जो एक्स को 34 वाले का जो कोएफिशिएंट होता वही हमारा आंसर होगा अपना। और मीन्स सोचो मीन्स हमें बेसिकली क्या चाहिए था, इस एक्सपांशन में एक्स की पावर 34 का कोएफिशिएंट चाहिए था, और एक्स की पावर 34 सोचो कब बनेगा, जब इस पे तुम कितनी पावर चढ़ाते 17, तो आंसर कितना आएगा 20C17, और इस पे 17 गया तो इस पे 3 जाएगा, तो 1 पे 3 और 2 पे कितना 17। थोड़ा बताया। और देखो जैसे का मान होता 5/x² माइनस का 3x³ की पावर 10, ठीक है। मान लो मैं चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर -15, x की पावर 20, मान लो ये सब चाहिए होते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तुम्हारे क्या बेसिकली डिपेंडेंट टर्म्स है, तो क्यों ना एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 माइनस का 3x पे 5 और इस पे कितना 10 और नीचे कितना बनेगा x के स्क्वायर पे 10 मीन्स कितना x पे कितना 20, ये बन गया। अब जरा सोचो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x की पावर 7 और नीचे सोचो x की पावर 20 बैठ रखा पहले से ही, तो सोचो फाइनली मुझे अगर पूरे में x की पावर 7 अगर बनाना है तो सोचो मुझे ऊपर क्या चाहिए होगा x की पावर 27 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर अगर मैं x की पावर 27 अगर बना दूं तो नीचे x की पावर 20 बैठा हुआ था, कट जाते तो फाइनली x की पावर 7 ही बचेगा। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है सोचो इसमें जितने भी बनते पावर्स वो x के सारे 5 के मल्टीपल बनते, तो कभी भी 27 तो वैसे ही बनने से रहा। सोचो ऊपर इसका एक्सपांशन अगर तुम करोगे तो हमेशा x स्क्वायर 5 के कुछ मल्टीपल ही तो बनेंगे, 5, 10, 15, तो 27 तो कभी भी बनने से रहा, मींस एक्चुअल में ये टर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 0। मान लो हमें चाहिए था x स्क्वायर -15 का कोएफिशिएंट, तो जरा सोचो x स्क्वायर -15 अगर बनाना है यहां पे टोटली, नीचे x स्क्वायर 20 बैठ रखा है, तो फाइनली मुझे सोचो नीचे x स्क्वायर 15 बचाना था, मींस 5x कटने दे, मींस मुझे ऊपर क्या चाहिए होगा, ऊपर मुझे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा। ये चला कि अगर ऊपर x स्क्वायर 5 बन गया तो नीचे x स्क्वायर 20 बैठा था, कटता तो नीचे x स्क्वायर 15 बचता, मींस ऊपर हमें क्या चाहिए था x की पावर 5 का कोएफिशिएंट। अब सोचो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट तुम्हें ऊपर बनाना है, तो जरा सोचो ऊपर x स्क्वायर 5 बनाने के सिंपली सोचो जो सेकंड टर्म था उस पर तुम्हें कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो सोचो अगर तुम्हें x स्क्वायर 5 बनाना है तो जरा ये सोचो कि जो सेकंड टर्म है उस पर बेसिकली तुम्हें 1 पावर ही चढ़ानी है। सोचो -3x स्क्वायर 5 पे जब 1 पावर जाएगी तभी तो x स्क्वायर 5 बन जाएगा, मींस बेसिकली तुम्हें क्या करना है इस टर्म पे 1 पावर चढ़ानी है, और जो भी पावर चढ़ाते हैं सीधा 10C1, और इस पे 1 चढ़ा रहे हो तो 10 में से 1 चला गया, बचे 9 इस पे जाते, तो बचे 9 इस पे गए, और इस पे ध्यान देना -3 पे बनाएगा, ये चला -3 पे बनाएगा। सर क्या -3x स्क्वायर 5 ये पूरा एक टर्म है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मींस x स्क्वायर -15 का जो कोएफिशिएंट होता वो कुछ ही आता। हाया अगले देखना x की पावर 20, तो सोचो फाइनली अगर मुझे x स्क्वायर 20 बनाना है तो देखो पहले मुझे x स्क्वायर 20 नीचे वाले को काटना पड़ेगा, फिर ऊपर में x स्क्वायर 20 बनाना और पड़ेगा, मींस ऊपर सोचो बेसिकली मुझे क्या चाहिए होगा x स्क्वायर 40 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर x स्क्वायर 40 बनाने के लिए सिंपली सोचो सेकंड टर्म पे तुम्हें कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, तो यहां अगर 40 बनाना है तो सोचो तुम्हें सेकंड टर्म पे 8 चढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी पावर 8 बनेगा तभी तो x स्क्वायर 40 बनता, और जो भी तुम चढ़ा रहे हो सीधा 10C8 यही बनता, और इस पे 8 जाएगा तो इस पे 2 जाएगा, तो इस पे 2, 5 पे 2 और इस पे 8 मींस -3 पे 8, और -3 पे 8 मींस नेगेटिव मर जाएगा, तो इसका आंसर ही आता, मींस x का 20 का जो कोएफिशिएंट आता वो कुछ ही आता, और x का -15 का जो कोएफिशिएंट आता वो कुछ ही आता। ये समझ में आया कुछ, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए, मैं जनरली इसका यूज करूंगा काफी ज्यादा, तो इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करो, नहीं तो इससे पहले जो हमने तरीका सीखा था सीधा r+1 टर्म लिखो, फिर उसमें r की पावर x की पावर देखो, उसको सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू निकालो, वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। बट मैं पर्सनली इसी को यूज करूंगा, ठीक है। देर से तुम्हें समझ में आ गई, हो सकता है अभी थोड़ा तुम्हें ज्यादा कठिन लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो चीजें काफी जल्दी होंगी इससे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ
हाँ देखना, ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई करो। पहला सिंपली एक्सपांशन है -2y + 5x क्यूब की पावर 15 का, ठीक है, इसमें सब निकालना है। अगले में एक्सपांशन है 1/x - 2x स्क्वायर की पावर 12 का, और लास्ट में तुम्हें बताया था फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है ना, इन द एक्सपांशन ऑफ दिस सीरीज 1 - x पर 10 इंटू 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके 10 मिनट के लिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, है ना। चलो पहले देखना, हमें इस एक्सपांशन में चाहिए था 6th टर्म और 12th टर्म। तो 6th टर्म तो या तो r + 1 टर्म से कर लो, तो r + 1 टर्म कितना आएगा इसका 15cr इस वाले पे 15 - r, तो माइनस का 2y पे कितना 15 माइनस का r, और प्लस का 5x क्यूब इस पे कितना आएगा r। तो हमें क्या चाहिए था 6th टर्म, तो 6th टर्म के लिए r क्या पुट करोगे 5, तो r 5 पुट करोगे तो यहां से कितना आएगा 15c5, r के लिए यहां 5 पुट करते तो 2 की पावर 10, यहां पे r के लिए, ठीक है ना, यहां पे r के लिए 5 पुट करते तो कितना आता 5 की पावर 5, यहां 5 पुट किया होगा तो y कितना आएगा 10, यहां पे 5 पुट किया होगा तो यहां पे कितना आएगा 3 × 5 तो कितना 15, मीन्स जो इसका 6th टर्म आता वो कुछ ही आता। 12th टर्म, तो 12th टर्म के लिए r के लिए क्या पुट करते 11, तो यहाँ r के 11 पुट करा तो 15c11, तो यहाँ पे 11 पुट करते तो यहाँ कितना आता 2 पे 4, यहाँ पे 11 पुट करते तो कितना आता 5 पे कितना 11, तो y पे 4 और इस पे 11 तो x पे कितना आता 33, तो ये इसका 12th टर्म आता, ठीक है। अगला कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर 5, ठीक है, तो एक तो तरीका यहां से देख लो कि y की पावर 5 चाहिए, मींस y पे पावर कितनी थी 15 माइनस का r, तो 15 माइनस r को मुझे क्या बनाना था 5 बनाना था, तो r कितना आ जाएगा 10, तो r के लिए 10 यूज कर लो, मींस जो 11th टर्म होगा उसमें y की पावर तुम्हारा कितना बन रहा होगा 5 बन रहा होगा, तो r के लिए 10 छाप दो, तो 15c10 10 छापते तो यहाँ कितना आएगा, ठीक है ना, तो 2 की पावर कितना 5, ठीक है, -2 पे बेसिकली, ठीक है ना, -2 पे 5 तो एक नेगेटिव आएगा अपना, ठीक है, और यहाँ पे r के लिए 10 छापते तो यहाँ से कितना आता 5 पे 10 और x पे कितना 30, ये तुम्हारा y की पावर 5 का कोएफिशिएंट होता, समझ गए, ठीक है। तो एक तरीके से था। दूसरा तरीका से ना जो मैंने भी बताया था, सीधा ये सोचो कि तुम्हें इस पे कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी ताकि तुम्हें y की और 5 मिल जाए, तो सोचो y की और 5 बनाने के सोचो तुम्हें इस पे 5 चढ़ाना पड़ता, तो इस पे अगर 5 गए तो 15 में से 5 चले गए तो जो बचे 10 होंगे इसमें जाएंगे, मींस इस पे पावर कितनी जा रही है 10, और जो पावर इसमें जा रही है सीधा 15c10 यूज कर लो, और इस पे 10 गया मींस 5 पे 10 जाएगा और इस पे 5 जाएगा, समझ गया, और इस पे 5 जाएगा तो -2 पे कितना जाएगा 5, समझ गए, सीधा ये आंसर डायरेक्टली कर सकते थे, ये चला सबको। अगला से ना x की पावर 12, तो सीधा x की पावर 12 बनाने का ये सोचो इस पे तुम्हें कितना चढ़ाना है, तो 12 बनाने के लिए इस पे कितना चढ़ाना पड़ेगा 4, तो आंसर कितना आएगा 15c4, और इस पे 4 गया मींस 5 पे भी कितना जाएगा 4, और 4 चले गए 15 में से तो बचे 11 इस पे जाएंगे, तो इस पे कितना आएगा 2 पे कितना 11, समझ गए। और अगर मान लो मुझे y वाला टर्म भी पता करना था तो y भी कितना आ जाएगा y की पावर 11, तो ये तुम्हारा x की पावर 12 का कोएफिशिएंट होता, समझ गए। अगला x की पावर 16, शायद दिख रहा होगा नहीं बनेगा क्योंकि सोचो इसमें सारे के साथ 3 का मल्टीपल बनते, तो 3 का मल्टीपल है नहीं 16, तो पक्का इसका आंसर कितना आएगा 0। y पे 8, तो y पे 8 में सोचो हमें इस पे 8 चढ़ाना था, तो इस पे 8 चढ़ाते तो इस पे 7 जाता, और इस पे जो भी चढ़ा रहे हो सीधा 15c7, समझ गए, और 5 पे कितना जाएगा 7 और -2 पे कितना जाएगा 8, समझ गए, और इस पे अगर 7 चढ़ाया होगा तो x कितना आता तुम्हारा 21, समझ गए, ये y की पावर 8 का क्वेश्चन आता। x की पावर 27 का ध्यान देना नहीं बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। x की पावर कितना 27 मींस इस पे तुम्हें कितना चढ़ाना पड़ेगा 9, और इस पे 9 चढ़ाते तो कितना आता 15c9, इस पे 9 चढ़ाते तो कितना आता 5 पे 9, तो 15 में से 9 चले गए बचे 6 इस पे जाते, तो बचे 6 इस पे जाते तो कितना आता 2 पे 6 और कितना y पे 6, ये तुम्हारा आता किसका क्वेश्चन x की पावर 27 का आता, ठीक है, कर लिए होंगे मिसाल से। अगला, विच टर्म हैज y टू द पावर
12। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, y टू दी पावर 12 चाहिए, तो सर y पे 12 कब आता, जब इस पे 12 जाता, तो इस पे सर 12 जा रहा है तो ध्यान, इस पे कितना जाएगा 3, और इस पे 3 गया, मैं सोचो टर्म कैसा बनता, कुछ 15c3 बनता। और जरा सोचो यहां पे अगर 3 आता है तो जो टर्म बनेगा वो r+1 बनता है, ये ध्यान देना हमेशा। तो जो टर्म आएगा वो 3+1 मींस टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जो होगा उसमें तुम्हारे क्या बन रहा होगा, y की पावर 12 बन रहा होगा। और सही बात है, पहले y के 15 बनेगा, फिर एक कम 14, फिर 13, फिर 12, सही बात है, जो फोर्थ टर्म होगा वही तो y के 12 देगा। समझ गए? बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसके डिक्रीजिंग पावर में और इसके इंक्रीजिंग पावर में खोलेंगे, ठीक है। चलो अगला आते हैं, इन द एक्सपांशन ऑफ 1/x माइनस का 2x², ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो एक तो तरीका भी था, r के टर्म में लिख लो, मैं इसको अपने तरीके से कर रहा हूं, तो कितना आएगा 1 माइनस कितना 2x³ की पावर कितना 12, और नीचे कितना आएगा x पे कितना 12, ये बन गया। अब इसके एक्सपांशन हमें क्या चाहिए था, x की पावर 6, तो नीचे क्या बैठा था 12 पहले से बैठ रखा था, तो 12 पहले से बैठ रखा था और हमें 6 बनाया था, मींस ऊपर हमें कितना बनाना पड़ेगा 18, और 18 बनाने के लिए सोचो इस पे तुम्हें कितना चढ़ाना पड़ता, इस पे चढ़ाना पड़ता तुम्हें 6, सोचो इस पे 6 चढ़ाओगे तो 18 बन जाएगा ना, और जो पावर तुम्हें यहां चढ़ानी पड़ रही है सीधा 12c6, और इस पे 6 जाएगा, मींस सोचो -2 पे भी 6 जाता, ये चला, और बच्ची जो पावर होती वो इस पे जाती, वे तो वैसे ही बनना, फर्क नहीं पड़ना, समझ गए। तो पहले वाले का आंसर कितना है तुम्हारा 12c6 इंटू कितना 2 की पावर 6, समझ गए। अगला x पे 21, तो x पे 21 चाहिए, तो सोचो नीचे 12 पहले से बैठ रखा है, तो नीचे 12 पहले से बैठ रखा था, तो तुम्हें 12 को काटना था, फिर 21 और देना था, तो 21 + 12 मींस ऊपर तुम्हें सोचो 33 बनाना पड़ेगा, सोचो ऊपर 33 बनता तो नीचे ऊपर x² 33, नीचे x² 12, कट के x² 21 दे देते, मींस ऊपर x² 33 बनाए के सोचो तुम्हें इस पे कितना चढ़ाना है 11, और जो भी इस पे पावर चढ़ाना पड़ रहा है सीधा 12c11, और ध्यान देना -2 पे कितना आता 11, तो ये कोएफिशिएंट होता है किसका, x की पावर 21 का। x² -15 का, तो नीचे 12 था, तुम्हें -15 चाहिए, तो सोचो कुछ भी करके सोचो तुम नहीं बना सकते, सोचो इस एक्सपांशन की सोचो जो मिनिमम पावर जाती है -12 जाती, सोचो इस एक्सपांशन की जो मिनिमम पावर होगी वो कितनी होगी, x to -12, तो -15 तक तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ये चल रहा है, तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा 0। x की पावर 4, ये भी नहीं बनेगा, सोचो ये नीचे सोचो 12 था, 3 का मल्टीपल था, सोचो 12 3 का मल्टीपल है, और ये जो है ऊपर वो भी 3 के मल्टीपल में ही पावर्स देगा, तो नीचे 3 के मल्टीपल का पावर, ऊपर सारे 3 के मल्टीपल वाले पावर मिलेंगे, तो कट के भी सोचो हमेशा 3 के मल्टीपल वाले ही पावर मिलेंगे, इजला मैं क्या कर रहा हूं सर माइनस होंगे ना, क्योंकि ठीक है, मींस हमेशा हमें जो पावर्स मिल रहे होंगे वो हमेशा x में 3 के मल्टीपल वाले ही मिलेंगे, बट ये जो था सोचो वैसे ही 4 था, यार सोचने की कोशिश करो कि देखो अगर मुझे x का 4 चाहिए, नीचे 12 था, मींस ऊपर मुझे x का 16 चाहिए होगा, और ऊपर अगर मुझे x का 16 चाहिए, तो सोचो इसमें तुम कुछ भी पावर चढ़ाते रहो, इंटीजर पावर, कभी भी तुम x का 16 नहीं बना पाओगे, समझ गए, इसलिए इसका आंसर आना भी कितना चाहिए था तुम्हारा 0, समझ गए। चलो बढ़िया, फाइंड टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मींस बेसिकली हमें वो चाहिए था टर्म जिसमें x का 0 बने, और x का 0 कब बनेगा, तो नीचे x का 12 बैठ रखा था, तो ऊपर भी मैं x का 12 बना दूं, तो ऊपर भी x का 12 बनाते तो इस पे कितना चढ़ाते, 12 बनाने के लिए 4, और 4 चढ़ाते तो समझना टर्म कौन सा होता 12c4, ये बनता, और कितना बनता -2 पे कितना 4, ये बनता, बट सर यहां पे अगर r यूज हुआ है तो जो टर्म रहा होगा वो ध्यान देना एक ज्यादा होता है, मींस वो टर्म कौन सा होगा, 5th टर्म, मींस 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इचला बढ़िया समझ। अगला लिखना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसमें जरा ये फील करने की कोशिश करो ये है क्या, तो सर ना देखो ये तो समझ में आ रहा है कि देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, इसमें पावर थोड़ी कुछ लगी, बस ये चीज एक्सपांड होगी, लेकिन सोचो मैं कह रहा हूं ये चीज मान लो एक्सपांड होकर कुछ ऐसी बन गई, मान लो इसमें बहुत सारे टर्म आते, और इसमें सोचो फिर आता 1 + का 2x + 3x का स्क्वायर, ये चला, मान लो मैंने इसका एक्सपांशन कर दिया तो बहुत सारे टर्म्स मिले, एक कांस्टेंट टर्म मिला, एक x का टर्म मिला, एक x² का टर्म मिला, ऐसे करते बहुत सारे टर्म्स मिलते, ये चला, और उसका फिर मल्टीप्लाई मुझे करना होता इसके साथ, और फाइनली जो सीरीज बनेगी
उसमें मुझे क्या चाहिए था, x की पावर 4 जो बनता, मुझे उसका कोएफिशिएंट पता करना था कितना आएगा। बेचला क्वेश्चन क्या अपना, समझ गए कि इसका एक्सपांशन करते, उसमें फिर हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते, तो फाइनली जो एक नई सीरीज बन के आएगी उसमें जो x² 4 बनेगा उसका कोएफिशिएंट तुम्हें पता करना था कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सिंपली ये पता करने की कोशिश करेंगे कि x की पावर 4 बन कैसे कैसे सकता है। जरा सोचो, इन सब का मल्टीप्लाई तुम इन सब से करते तो जरा सोचो x की पावर 4 कब कब बनता। तो सोचो, एक तो मैं कह रहा हूं x² 4 तब बनता जब यहां से सोचो जो x² 4 वाला टर्म होता उसका मल्टीप्लाई 1 से करते, तो सोचो x² 4 बनता, मींस x की पावर 4 मींस a4 इंटू 1। सोचो x² 4 एक बार तब बनता, और सोचो x² 4 कब बनता, जब यहां से सोचो जो a3 x³ वाला सोचो जो टर्म होता, सोचो यहां पे एक टर्म a3 x³ वाला टर्म होता, उसका मल्टीप्लाई सोचो जब तुम 2x के साथ करते तो भी तो x³ इंटू x मिलेगा x² 4 बनाता, मींस एक और x² 4 वाला टर्म कितना बनता, a3 इंटू x³ इंटू 2x, मींस a3 इंटू 2 x की पावर 4। और सोचो x² 4 कब बनता, तो सोचो यहां पे 3x² था, तो क्यों ना मैं यहां से a1 x² को उठा लूं या a2 x² को उठा लूं, तो यहां से a2 x² को उठाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मींस 3 टाइम्स ऑफ a2 x की पावर 4, एक x की पावर 4 सोचो यहां से मिलता। और सोचो इसके अलावा और कैसे भी करके तुम x² 4 नहीं बना सकते, समझना कि x² 4 बनाने के तीन ही तरीके थे, कि यहां से 1 उठाओ, यहां से x² 4 उठाओ, यहां से x उठाओ, यहां से x³ उठाओ, यहां से x² उठाओ, यहां से x² उठाओ। पिछला मींस इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग x² 4 बना सकते थे। तो यहां से अगर x² 4 सब में से अगर कॉमन लेते तो कोएफिशिएंट कितना आता, a4 प्लस ट्वाइस ऑफ a3 प्लस थ्राइस ऑफ a2। पिछला तो बस तुम्हें इसलिए और कुछ नहीं, यही करना है, समझ गए। तो समझना, मींस इस एक्सपांशन में अगर हमें x² 4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो सिंपली सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि हर एक में से x की पावर तुम कितनी उठा रहे हो। तो समझना, मैं यहां से x की पावर 0 मींस कांस्टेंट टर्म उठा रहा हूं, तो फिर मुझे यहां से x की पावर 4 को उठाना पड़ेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं x² 1 को उठा रहा हूं तो यहां से मुझे x² 3 को उठाना पड़ेगा। यहां से मैं अगर x के स्क्वायर को उठा रहा हूं तो यहां से मुझे x का स्क्वायर को उठाना पड़ेगा। पिछला ये 3 केस बनेंगे, ये समझ में आया। अब कोएफिशिएंट निकालना बड़ा सिंपल, देखो अब सुना हमें क्या चाहिए था, पहले केस में यहां से मुझे x की पावर 4 उठाना था, तो जरा सोचो यहां से x² 4 उठाने के लिए तुम्हें x² 4 चाहिए, तो x² 4 कैसे बनता, जब इस पे तुम कितना चढ़ाते, 4 चढ़ाते, और इस पे सोचो 4 चढ़ाओगे तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, 10c4, और ध्यान देना -1 पे 4, ये चला। सोचो x² 4 जो बनता उसका कोएफिशिएंट यही तो आता यहां पे, समझ गए। इस पे 4 और इस पे 6, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये तो 1 पे 6 जाता, और इससे x² 0 उनका मल्टीप्लाई करते थे, इस पे x² 0 मींस कितना, इंटू 1, ये चला। और सोचो यहां से x² 3 उठाओ, तो यहां से x² 3 का कोएफिशिएंट कितना आता, समझ गए ना, मतलब x² 3 मींस जो a3 बनता, हमें a3 निकालना है, तो a3 मींस यहां पे मुझे 3 चढ़ाना पड़ता, और यहां पे अगर मैं 3 चढ़ाता तो कितना बनता, 10c3, और ध्यान देना -1 पे तुम्हारा कितना बनता, 3, और 1 पे बची पावर जाती कितना, 7। तो यहां से मैंने x² 3 उठाया, यहां से x² 1 उसका कोएफिशिएंट कितना होता, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पिछला, ठीक है। छोड़ो, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको से एक्सपांड ही कर लो। तो इसको एक्सपांड करते तो टर्म कैसे बनते, पहला टर्म कितना बनता, ठीक है, 10c0, इस पे 10, इस पे 0, तो कितना आता, 1। अगला टर्म कितना बनता, 10c1, 10c1, इस पे 9, इस पे 1, तो कितना आता, -x। अगला टर्म कितना बनता, 10c2, इस पे 8, इस पे 2, तो -x पे 2 मींस कितना, x का स्क्वायर। अगला टर्म कितना बनता, 10c3, इस पे 3, इस पे 7, इस पे 3, तो इस पे 3 करोगे तो नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा, x का क्यूब। अगला टर्म कितना आएगा, 10c4, x की पावर कितना, 4, ये चलो ये बनता। अब इसका सोचो मल्टीप्लाई किसके साथ करते, 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर से, तो जरा सोचो अब x² 4 का क्वेश्चन कितना आएगा। तो मैं कह रहा हूं एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो एक क्वेश्चन कितना मिलता, 10c4। एक बार सोचो इसका मल्टीप्लाई x³ का मल्टीप्लाई x वाले से करते, तो जरा सोचो क्वेश्चन कितना होता, माइनस का 10c3 इंटू 2, तो यहां से कितना बनता, माइनस का ट्वाइस ऑफ 10c3। एक बार सोचो इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो सोचो कोएफिशिएंट कितना बनता, 10c2 इंटू 3 मींस कितना,
थ्राइस ऑफ 10c2। तो ये तुम्हारा फाइनली कोफिशिएंट आता किसका, x की पावर 4 का। समझ गए? तो इसको मैं ऐसे करने के बजाय मैं डायरेक्टली कर रहा था यहां पे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन हम लोग करा क्या बेसिकली हमने यहां पे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ऐसे समझ में आ गया तो भी ठीक है। हाँ देखना थोड़ा सा ना ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लो होता, मान लेते इन द एक्सपेंशन ऑफ, मान होता 2 प्लस का 5x की पावर 12 इंटू कितना 1 माइनस का 3x मान लो होता, या मान लो 6 माइनस का 3x होता। ठीक है, मान लेते इस एक्सपेंशन में हमें फाइंड करना होता, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, मान लो होता x की पावर, मान लो होता 8, हमें ये फाइंड करना होता। तो दोस्तों जो इसके एक्सपेंशन में अगर हमें x के रेट फाइंड करना है तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इस पर कुछ पावर नहीं है, बट यहाँ पे से ना इसका एक्सपेंशन होगा। तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, इसका एक्सपेंशन करते, मान लो इसका एक्सपेंशन हमने किया, बहुत सारे टर्म आए, और इंटू क्या करते 6 माइनस का 3x। अब इसमें जरा ये फील करो कि x की पावर 8 तुम कैसे कैसे बना सकते थे। तो सोचो मैं कह रहा हूँ x की पावर 8 बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि इसका जब तुम एक्सपेंशन करते तो इसके एक्सपेंशन में सोचो x की पावर 0 से लेके x की पावर 12 तक के सारे टर्म्स मिलते। ये फील करो पहले तो कि इसका तुम अगर एक्सपेंशन करते तो पहला टर्म क्या बनता है, इस पे 0, अगले इस पे 1, अगला इस पे 2, अगला फाइनली इस पे 12। मीन्स इस वाले एक्सपेंशन में सोचो x की पावर 0 से लेके x की पावर 12 तक के सारे पावर्स मिल रहे होंगे। मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब सारे मिल रहे होंगे, और इसका मल्टीप्लाई तुम फाइनली इससे करोगे। तो जरा सोचो x की पावर 8 कैसे कैसे बना सकते थे। तो मैं कह रहा हूं x की पावर 8 बनाने के लिए क्यों ना मैं यहां से x की पावर 8 को चूज करता और उसका मल्टीप्लाई यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है या जो x की पावर 0 वाला टर्म था उससे मल्टीप्लाई करता। तो सोचो मैं एक तरीके से x की पावर 8 बना सकता था। और x की पावर 8 बनाने के लिए सोचो यहां पे एक x मौजूद था, तो अगर सोचो मैं यहां से x की पावर 7 को चूज करता और उसका मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पे x की पावर 1 वाले से अगर कर दूं तो एक और तरीका होता है x की पावर 8 बनाने का। ये चला, और सोचो यही दो तरीके थे x की पावर 8 बनाने के, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं होता जिससे तुम x की पावर 8 बना सकते थे। पहले तो ये फील करो, ये चला। तो सर ना ये हमने देख लिया कि यहां से x की पावर 8 उठाओ, यहां से x की पावर 8 उठाओ, यहां से कांस्टेंट उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहां से x की पावर 7 उठाओ, यहां से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। तो दोनों ही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 8 बना लेंगे। अब कोफिशिएंट लिखने के लिए देखना क्या करेंगे, सिंपली यहां से मैंने क्या करा, x की पावर 8 उठाया तो उसका कोफिशिएंट, और यहां से जो मैं x की पावर 0 उठाता इसका कोफिशिएंट, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते। तो यहां पे से ना जो x की पावर 8 होता उसका कोफिशिएंट आता कितना, तो उसको करने के लिए अभी अभी जो हमने तरीका सीखा था उससे देख लेते हैं। समझ गए? या तो तुम वैसे ही फिर लंबा सा करना पड़ेगा बार बार, वो काफी लंबा जाता। तो डायरेक्टली सोचो कि अगर तुम्हें x की पावर 8 अगर बनाना है तो सोचो इस पे बेसिकली तुम्हें कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 8, और इस पे 8 अगर चढ़ाते तो कितना आता 12c8, और इस पे 8 चढ़ाओगे तो कितना आएगा 5 पे कितना 8, और इस पे 8 चढ़ा गया तो इस पे कितना जाएगा, बची पावर कितना 4, ये जाता। तो ये सोचो इस एक्सपेंशन में x की पावर 8 का कोफिशिएंट होता, और इसका मल्टीप्लाई तुम किससे करते, 6 से करते, तो एक 6 का भी तो मल्टीप्लाई इसमें करोगे फिर। ये चला, तो एक कोफिशिएंट जो x की पावर 8 का आता वो ये आता, प्लस एक और कोफिशिएंट आता कब, जब तुम यहां से x की पावर 7 को चूज करते तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो x की पावर 7 कब बनेगा, जब इस पे कितना चढ़ाओगे 7, तो कितना आएगा 12c7, और इस पे अगर 7 चढ़ाओगे तो 5 पे कितना आएगा 7, और बची पावर जो 2 पे होंगी वो कितनी होंगी 5। ये चला, और इसका मल्टीप्लाई तुम किससे करते, -3x से, तो माइनस का 3। समझ गए? मीन्स फाइनली जो इसका रेट का क्वेश्चन बनेगा इस पूरे के एक्सपेंशन में वो इन दोनों का सम होगा, और ध्यान रखना ये माइनस है, मीन्स एक्चुअल में इन दोनों का माइनस होगा। ये चला, समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। और देखो मान लो था 2 प्लस का 3x² की पावर 15 और 1 माइनस का 3/x² प्लस 2x। मान लो ये था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, मान लो था x की पावर 10। देखते हैं अब तुम्हें क्या करना था, इसमें x की पावर 10 बनाना था। तो पहले तो ये तुम्हारा काम ये है कि पहले तो ये सोचो x की पावर 10 बनाने के लिए तरीके कितने होंगे, क्या क्या कर सकते थे ये सोचो।
तो सोचो एक्स स्क्वायर 10 बनाने के मैं कह रहा हूं क्यों ना मैं यहीं से एक्स स्क्वायर 10 उठा लूं और उसका मल्टीप्लाई यहां पे जो एक्स स्क्वायर 0 या जो कांस्टेंट टर्म था उसके साथ कर दूं। ये चला एक तरीका ये था। और सुना मुझे दिख रहा था यहां पे एक एक्स मौजूद था, तो अगर मैं यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर 9 उठा लेता, सोचो अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर अगर 9 उठा लूं और उसका मल्टीप्लाई यहां पे जो एक्स स्क्वायर 1 वाला है उसके साथ अगर कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। यहां पे सोचो एक एक्स स्क्वायर -2 मौजूद था, सोचो -2 मौजूद है, तो अगर मैं यहां से एक्स की पावर 12 उठा लूं और उसका मल्टीप्लाई यहां पे जो मौजूद एक्स स्क्वायर -2 था उसके साथ अगर मैं कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। ये चला। तो सोचो ये 3 केस बनेंगे। अब देखते हैं हर एक से आंसर आता कितना। सोचो इसमें मैं इस केस को तो सोचो सीधा डिस्कार्ड कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर सोचो एक्स की मुझे जितनी भी पावर्स मिलती सारी इवन पावर्स ही तो मिलती, कभी मुझे एक्स के आए तो मिल ही नहीं सकता। मैं सोचो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं था। फाइनली बचे कितने? 2 केस कि यहां से एक्स की पावर 10 उठाओ। अब यहां से एक्स की पावर 10 उठाने जाओगे तो उसका कोएफिशिएंट आएगा कितना? तो सोचो एक्स की पावर 10 बनाने के लिए सोचो तुम्हें इस पे कितना चढ़ाना पड़ता? 5, और जो भी इस पे चढ़ा रहे हो सीधा 15c5, और इस पे अगर तुमने 5 चढ़ाया तो 3 पे कितना आएगा? 5। तो जो बची 10 पावर होंगी वो किस पे जाएंगे? 2 पे। तो ये इसके एक्सपांशन में एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट होता। और ध्यान देना अभी इसका मुझे मल्टीप्लाई करना था किसका? इसके साथ जो कांस्टेंट था उसके साथ, और अच्छी बात है उसके लिए कितनी थी? 1। एक कोएफिशिएंट यहां से मिला प्लस ये केस तो वैसे डिस्कार्ड हो गया था। अगला केस कौन सा था? यहां से एक्स की पावर 12 उठाओ और उसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ कर दो। तो अब बेसिकली तुम्हें यहां पे जो एक्स की पावर 12 बनता उसका कोएफिशिएंट चाहिए था। तो एक्स की पावर 12 कब बनता है? जब इस पे तुम कितना चढ़ाते? 6, और जो भी चढ़ा रहे हो सीधा 15c6, और इस पे 6 चढ़ाया मींस 3 पे भी कितना जाएगा? 6, और 2 पे जो बची पावर होंगी कितना? 9। लेकिन ध्यान ना अभी इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है इस वाले टर्म के साथ, तो इसका सोचो जो कोएफिशिएंट होता -3 ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली समझना इस पूरे के एक्सपांशन में जो एक्स का 10 का जो कोएफिशिएंट आता वो कुछ अपना ये बनता। तो उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक और देखो। मान लो था 2 माइनस का 3x² की पावर 10 एंड 1 प्लस का 2x की पावर मान लो था, ये भी मान लो था कुछ मान लो 12। ठीक है, और मान लो मुझे चाहिए होता फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 30। मान लो मुझे चाहिए होता कि समझ गए इसके एक्सपांशन में जो x का 30 का जो कोएफिशिएंट बनता मुझे वो पता करना था वो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो वापस से पहला तो तुम्हारा काम ये हो कि पता करो कि किसमें से कौन कौन सी पावर उठाओगे ताकि 30 बन पाए। तो इसमें से ना एक छोटी सी जुगाड़ ये दे रखी थी, देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी जाती है? तो जो मैक्सिमम पावर कब जाती है? जब इस पूरे पे 10 जाता, तो इस पूरे पे 10 जाता, सोचो एक्स स्क्वायर पे 10 में सोचो यहां से जो मैक्सिमम पावर मिलती है एक्स की वो 20 मिलती, और यहां से सोचो एक्स की वो जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो 12 मिलता। और अगर उन दोनों का भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सर एक्स की पावर 20 और एक्स की पावर 12 तो मिलकर सोचो एक्स की पावर 32 बनाएंगे। मैं सोचो जो मैक्सिमम पावर मिल सकती थी दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो 32 मिलता, और हमें चाहिए 30 का। मीन्स ये सोचो मैक्सिमम के काफी क्लोज है। मीन्स बहुत सारे केस नहीं बनेंगे, ये चला कि बहुत सारे केस नहीं बनेंगे। अब जरा देखते केस बनते क्या क्या। तो सर ना 2 माइनस का 3x का स्क्वायर, इसकी पावर कितना चाहिए था? 10, और यहां से कितना था? 1 प्लस का 2x की पावर कितना? 12। अब से देखते हैं किसमें से कितना उठाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम ये याद रखें कि यहां से मुझे मैक्सिमम पावर 20 मिल सकती है, यहां से मुझे मैक्सिमम पावर 12 मिल सकती है। तो क्यों ना मैं यहां से 20 ले लूं और 30 बनाना है तो यहां से 10 ले लूं पावर। यहां से सोचो मैं क्यों ना मैं 19 ले लूं, यहां से मैं 11 ले लूं। जो 20 से ऊपर नहीं जा सकता, मैं 20 के नीचे आ सकता हूं। यहां से मैं 18 ले लूं और यहां से मैं 12 ले लूं। सोचो यहां से 17 और यहां से 13 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 12 थी जो कि हम रीच कर चुके। मिस्टर ना बेसिकली 3 ही केस बनते, और उसमें से भी सोचो मैं इस वाले केस को डिस्कार्ड कर दूं क्योंकि सोचो यहां पे x की और 19 मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, मुझे यहां पे हमेशा x की इवन पावर ही तो मिलेंगी। मींस कायदे से 2 ही केस बचे, एक ही वाला और एक ही वाला। और अब बस कोएफिशिएंट चाहिए था, तो कोएफिशिएंट चाहिए था तो पहले मुझे क्या चाहिए था? x की पावर 20 का कोएफिशिएंट इसमें से,
तो सर एक्स स्क्वायर 20 कब बनता, जब इस पे कितना चढ़ाते 10, तो कितना आता 10c10, इस पूरे पे 10 मीन्स -3 पे 10, और इस पे 10 चला गया तो इस पे 0 जाएगा मीन्स 2 पे कितना 0, समझ गए। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते, यहां पे x की पावर जो 10 होता उसके कोएफिशिएंट के साथ, और यहां पे सोचो x स्क्वायर 10 का कोएफिशिएंट कब आता, जब इस पे कितना चढ़ाते 10, और इस पे 10 चढ़ाओगे तो कितना आएगा 12c10, और इस पे 10 चढ़ाओगे तो 2 पे भी 10 जाएगा, और जो बची 2 पावर होंगी वो किस पे जाती 1 पे। ये चला पहला टर्म ये बनता, प्लस यहां से x स्क्वायर 18 उठाओ, तो यहां से x स्क्वायर 18 कब कैसे मिलता, जब इस पे कितना चढ़ाते 9, तो इस पे अगर 9 चढ़ा रहे हो तो कितना बनेगा 10c9, और इस पे अगर 9 चढ़ाया मीन्स -3 पे भी तुम्हारा कितना जाएगा 9, तो -3 पे कितना गया 9, और 9 इस पे गए तो बच्चा 1 इस पे जाएगा, तो 2 पे कितना आएगा 1, समझ गए। तो ये होता है इस वाले टर्म में x स्क्वायर 18 का कोएफिशिएंट। अब यहां से मुझे क्या चाहिए था, x स्क्वायर 12 का कोएफिशिएंट चाहिए था, तो यहां से x स्क्वायर 12 का कोएफिशिएंट कब मिलता है, जब इस पे कितना आता 12, तो कितना आता 12c12, ठीक है, इस पे 12 मीन्स 2 पे कितना जाएगा 12, और बची पावर 1 पे जाती जो कि 0 होती, मीन्स इस केस में जो फाइनल आंसर होता वो कुछ ये पूरा होता, ठीक है। और सुना ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि सर 10c10 तो वैसे ही कितना होता है 1, तो ये कितना लिख रखा है 3 की पावर 10 इंटू 12c10, तो 12c10 बोलो या 12c2 बोलो बात बराबर है, तो 12c2, तो सर 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल करता 12 इंटू 11 बाय 2, तो 11 इंटू 6 मीन्स कितना 66, इंटू कितना 2 पे 10, और ये किसका आता प्लस का, कि सर -3 पे 10, अगला इसमें ये किसका आता माइनस का 10c9, सर NCN -1, किसका होगा 10 का होगा, यहां से कितना आएगा 3 पे 9, ठीक है, 2 पे 1 और 2 पे 12 मीन्स कितना 2 पे 13, ये इसका आंसर होता, समझ गए। तो उम्मीद है कोएफिशिएंट निकालना सीख गए होगे अच्छे से, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलो ठीक है, कोशिश करना इसको सीख लो क्योंकि काफी जरूरी है। बाइनोमियल थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है जिसमें हम कोएफिशिएंट्स निकालना सीखते हैं, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उन सब में से हमें इसका यूज होगा और काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो तब इन सब की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये सब बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो अगले ना मिडिल टर्म, तो सर ना जैसे ना मान लो अगर हम बात कर रहे हैं 1 + x की पावर n, जैसे इसका एक्सपांशन करते हैं तो कितना आता nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू कितना ncn x की पावर n, ये तो बनता। अब इसमें सर ना अगर मैं इसके मिडिल टर्म की अगर बात करूं तो उससे पहले सर ना हम लोग ने ये देखा था कि सर टोटल टर्म्स जो इसके एक्सपांशन में आते थे, तो जो टोटल टर्म्स जो आते थे वो तुम्हारे कितने आते थे n+1 आते थे, याद है सबको। तो सर अगर टोटल टर्म्स अगर n+1 होंगे तो सर ना पहला केस अगर मैं लूं इफ n इज इवन, मींस ना यहाँ पे मैं जो पावर चढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारी कौन सी पावर है, इवन पावर है। तो सर उस केस से ना जो तुम्हारे टोटल टर्म्स होंगे, सोचो जो तुम्हारे टोटल टर्म्स जो होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, ऑड होंगे। इससे टोटल टर्म्स कितने होंगे n+1 होंगे। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने इवन पावर चढ़ाया मींस पक्का ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे वो ऑड बनेंगे, और अगर सोचो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो सोचो इनके बीच में एग्जैक्टली एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, ये चला, देन एग्जैक्टली वन मिड टर्म एग्जिस्ट, टी मिड एग्जिस्ट, ये चला। और जरा सोचो हम उसको सोच भी सकते हैं वो होगा क्या, ठीक है। और इसको सोचने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो अगर तुमने 1 + x की ओर 10 का एक्सपांशन किया तो सोचो टर्म कैसे बनते हैं 10c0 प्लस 10c1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 10c2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ऐसा बनता अप टू कितना 10c10 इंटू कितना x की पावर 10, ये तो बनता। और सोचो अगर तुमने यहां टर्म अगर 10 यूज किया है
तो सर इसमें टोटल नंबर टर्म्स इसमें कितने आ रहे होंगे? 11 टर्म आ रहे होंगे। और सही बात है, 0 से स्टार्ट करोगे और 10 तक जाओगे तो टोटल 11 टर्म्स आएंगे। तो देख रहे हो इसमें जो मिडिल टर्म होता वो कौन सा होता? सोचो टोटल टर्म्स अगर 11 हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो सोचो जो छठवां टर्म होता वही मिडिल टर्म होता। सोचो इस केस में जो छठवां टर्म होता वही तो मिडिल टर्म होता अपना। ये चला कि टोटल टर्म अगर 11 है, 5 इधर 5 इधर, बीच का जो छठवां टर्म होता वही तो मिडिल टर्म होता। ये चला हमने क्या करा, ये 5 इधर, लास्ट के 5 इधर, तो जो पांचवी का जो अगला टर्म होता है छठवां वही तो मिडिल टर्म होगा अपना। मींस इस केस में जो मिडिल टर्म आएगा वो कौन सा आएगा? T6 आएगा। अगर सोचो इसी केस में अगर मान लो 1 + x पे अगर मान लो 20 का एक्सपांशन करते तो सोचो कैसा टर्म कैसे बनते? 20C0, 20C1, 20C3 अप टू कितना 20C20 तक। तो सोचो इस केस में मिडिल टर्म कौन सा आता? तो सोचो 20, इसमें सोचो टोटल 21 टर्म्स होते। तो टोटल अगर 21 टर्म्स होते तो 10 इधर 10 इधर, एक बीच का, तो 10 इधर, तो उसके बाद मींस जो 11वां टर्म होता वही तो सोचो मिडिल टर्म होता। ये चला। तो इससे समझ में आ रहा है कि जब 10 था तो छठवां मिडिल टर्म था, जब 20 था तो 11वां मिडिल टर्म था। तो सोचो मैं इसमें कह सकता हूं कि जब यहां n इवन होगा तो उस केस में t n/2 + 1 ये जो रहा होगा ये उस सीरीज का मिडिल टर्म रहा होगा। ये चला कि जब यहां 20 था तो यहां पे 11वां मिडिल टर्म आया था, तो 20/2 10 + 1। जब यहां 10 था तो 6 मिडिल टर्म आया था, मींस 10/2 5 + 1। ये समझ में आया? वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम सोच लेंगे, बस अभी जनरलाइज करने के लिए मैंने लिख दिया, थोड़ा झिला। तो शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर n अगर ऑड हो गया तो जो इफ n इज ऑड देन सोचो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनते, सोचो टोटल टर्म्स जो बनेंगे तुम्हारे वो तुम्हारे कितने बनेंगे? सोचो इवन बनेंगे। और सोचो अगर टोटल टर्म्स ही अगर इवन है, सोचो टोटल टर्म्स अगर इवन होंगे तो उस केस में सोचो मैं कह रहा हूं 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। ये चला, पहले हाफ का जो लास्ट वाला होगा वो पहला मिडिल टर्म, दूसरे हाफ का जो पहला वाला होगा वो एक मिडिल टर्म होगा। तो इस केस हम लोग क्या कहते हैं? 2 T मिड एग्जिस्ट्स। ये चला। और अब अगर मान लो मुझे n के टर्म में पता करना था कि वो होंगे क्या, तो उसके लिए वापस से एग्जांपल सोच लेते हैं। मान लो अगर तुम 1 + x का 9 का एक्सपांशन करते हैं तो जरा सोचो कितना आता? 9C0, 9C1 अप टू कितना 9C9, ये तो आता। तो सोचो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? n + 1 मींस कितने? 10 टर्म्स होंगे। और सो 10 टर्म्स अगर होंगे तो मैं कह रहा हूं जो पांचवा टर्म होगा जो छठवां टर्म होगा वही तो इसके मिडिल टर्म होते। सोचो टोटल टर्म्स 10 है, तो सोचो पांचवा टर्म और छठवां टर्म इन दोनों को ही हम लोग क्या कहेंगे? इस एक्सपांशन का मिडिल टर्म कहेंगे। ठीक है, 2 मिडिल टर्म सुनने में अजीब लग रहा है बट ऐसे ही होता है कि अगर टोटल टर्म्स अगर इवन होते हैं तो तुम्हारे 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट कहते हैं हम लोग कि इसके 2 मिडिल टर्म है। और कौन कौन से? पांचवा और छठवां। मैं सोचो अगर यहाँ 9 था तो यहाँ 5 और 6 आया। एक और देखते हैं, मान लो अगर 1 + x का अगर 51 होता तो सोचो इसका एक्सपांशन करते तो 51C0 से लेके 51C51 यहां तक आता। सोचो टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं इसमें? n + 1 मींस टोटल इसमें 52 टर्म्स हैं। तो टोटल अगर 52 टर्म्स हैं तो सोचो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे? तो 52 टर्म्स है तो 26 27, पता नहीं ये सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे कि जो 26वां टर्म होगा और जो 27वां टर्म होगा वही तो मिडिल टर्म होंगे। और अब इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सोचो 9 था तो यहां 5 और 6 आए, तो सोचो 9 से 5 का कैसे आएगा? 9 + 1/2। ये चला। और ये कब मिलेगा? 6 कब मिलेगा? 12/2, तो 9 + 3/2। ठीक है, यहां देखो 51 था 26 लाना था तो 51 + 1/2 52/2। और ये 27 का मिलता 51 + 3/2। मीन्स अगर n अगर ऑड है तो उस केस में t n + 1/2 एंड t n + 3/2 ये जो रहे होंगे ये उसके मिडिल टर्म रहे होंगे। ठीक है, वैसे कभी भी इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्टली सोच लेंगे। तब भी समझ में आया मैं लिखा कैसे, इसको जनरलाइज कैसे किया। यहां तक आया? देखना क्वेश्चन देखो, ऐसा ना मान लो क्वेश्चन होता कि फाइंड टी मिड ऑफ
मिडिल टर्म ऑफ, मान लो पहला होता 1 प्लस एक्स की पावर 19, मान लो ये होता 1 प्लस एक्स की पावर मान लो 20 होता, कि इस एक्सपांशन में जो मिडिल टर्म होगा उसको फाइंड करो वो कितना होगा और वो कौन सा नंबर का टर्म होगा ये फाइंड करना था। तो देखो बड़ा सिंपल सा, यहाँ 20 है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स इसमें कितने होंगे 21, और टोटल टर्म्स सोचो अगर 21 हैं तो मैं सोच रहा हूँ 21 में से एक कम करो, बीच वाला हटा दो, मिडिल टर्म उसको हटा दिया, बचे कितने 20, 10 इधर बटेंगे 10 इधर बटेंगे, तो 10 इधर बटे तो जो अगला टर्म होगा मीन जो 11वां टर्म होगा वही इसका मिडिल टर्म रहा होगा, इचरा समझ गए। और वो आता कितना, तो 11वां टर्म। ध्यान रखना 11वां टर्म जब तुम निकालने जा रहे हो तो ध्यान रखना हमेशा कि इसके लिए आर समय हमने टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला पता है, एनसीआर इंटू एक्स की पावर आर होता था, याद करो टी आर प्लस 1 का। तो जब तुमने कहा कि 11वां टर्म इसका समय मिडिल टर्म था तो सर इस केस में आर कितना यूज हो रहा होगा 10, और आर अगर 10 यूज होगा तो सोचो टर्म जो बनेगा वो कितना बनेगा 20c10 x पे 10, ये चला। या और डायरेक्टली सीधा पावर को जितना तुम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सोचो 20 को तुम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते, जब इस पे 10 देते इस पे 10 देते, इजरा 20 को तुम्हें इवनली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दोनों को 10 और 10 दे दो, तो दोनों को तुम अगर 10 और 10 अगर दे देते तो इस पे 10 जाता, इस पे 10 जाता मींस कितना 20c10 x पे 10, यही तो आता। देखो जैसे अगर मान लो होता 2 प्लस 5x, ठीक है, की पावर मान लो अगर 50 होता, मालूम है इसका मिडिल टर्म निकालना है तो सीधा इस पावर को जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कर दो। तो इस पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते सोचो मैं कह रहा हूं यहां 25 जाएगा यहां 25 जाएगा, यही तो तरीका होता, और यहां 25 जाएगा मींस कितना आएगा 50c25, और इस पे 25 मींस कितना 5 पे 25, और इस पे भी 25 मींस कितना 2 पे 25, ये पक्का इसका मिडिल टर्म रहा होगा। और ये टर्म नंबर होगा कौन सा, तो यहां अगर 25 यूज हुआ है तो r+1, तो टर्म जो होगा वो 26वां टर्म होगा, ये चला। अब इसको वैसे सोच लो कि टोटल टर्म इसमें कितने होते 51, एक बीच का हटा दो बचे 50 टर्म, 25 इधर 25 इधर, तो 25 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो 26वां टर्म ही तो होता, समझ गए। तो मैं जल्दी इसको ऐसे सोच लेता हूं। अब देखना, अब जैसे मान लो होता 2 प्लस का 5x की पावर मान लो इससे अगर होता 19, अब इसमें जरा सोचो तुम खुद ही समझ में आ जाएगा कि सोचो जब तुम 19 को इवनली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे जितना मैक्सिमम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सोचो इसको 9.5 इसको 9.5 तो देने से रहे, ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या करोगे एक बार इसको 9 इसको 10 दोगे, या कोई कहेगा से इसको 10 इसको 9 दे दो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब यहां पे ऑड बनता है तो 2 मिडिल टर्म आते हैं, और शायद समझ में आ गए वो 2 टर्म होंगे कौन से, जब हमने एक बार इसमें 10 दिया होगा तो इसमें अगर 10 देते तो सोचो 19c10 बनता, और इस पे 10 मींस कितना 5 पे 10 और 2 पे कितना 9, या एक बार क्या होता इसको 10 देता और इसको 9 देता, और इसको 9 दोगे तो कितना बनेगा 19c9 5 पे 9 और कितना 2 पे 10। तो सुना ये इसके 2 मिडिल टर्म होंगे, टी मिड 1 टी मिड 2, ये चला। और अगर ये पूछा तो टर्म नंबर होते कौन से ये, तो सोचो अगर तुमने यहां 10 यूज किया तो ये टर्म कौन सा है 11th टर्म, तुमने अगर यहां 9 यूज किया तो ये टर्म कौन सा है एक ज्यादा मींस कौन सा 10th टर्म। तो इस एक्सपांशन का जो 11th टर्म और जो 10th टर्म होते हैं वो दोनों ही इसके मिडिल टर्म कहलाते हैं। और सही बात है, टोटल अगर 19 है तो यहां टोटल 20 टर्म बनेंगे, और 20 टर्म बनेंगे तो 10 एक साइड 10 एक साइड, तो पहले वाले हाफ का जो लास्ट टर्म है 10वां और दूसरे हाफ का जो पहला है 11वां, वो दोनों ही मिडिल टर्म होंगे 10वां और 11वां, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया मिडिल टर्म निकालते कैसे बेसिकली, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को फिर।